Yeah, good evening, guys. Good evening to one and all, and welcome to this knowledge festival, this series of lectures on company law. और आज से हम लोग शुरू करने वाले वो एक ऐतिहासिक मोमेंट जहाँ पर कि हम लोग लाइव, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग लाइव पूरी बैच कवर करने वाले हैं ऑलमोस्ट 150 आवर्स के ऊपर, और हम लोग डिस्कस करने वाले कंपनी लॉ को बहुत ही बेहतरीन लेवल पर। और मैं चाहता हूं कि किसी बच्चे को ये गिला शिकवा ना रहे कि यार वो ज्वाइन करने के पहले ये नहीं जानता कि यार किस लेवल पे हम जाने वाले हैं। सो आई थॉट कि क्यों ना एक 4 से 5 दिन का हम लोग एक यहाँ पर डेमो रख ले, और उसके बाद संडे के बाद हम लोग जाएंगे हमारे प्राइवेट ऐप पे जो कि रेडी हो चुका है, और वहाँ पर हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे रोज रात को 9 से लेकर 10:30 बजे के बीच। राइट। सो सर, होने क्या वाला है, कंपनी लॉ का नॉलेज फेस्टिवल क्या है, क्या डिस्कस होने वाला है, ये सब हम लोग जान लेंगे एक बार। सो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का इस नॉलेज फेस्टिवल ऑफ कंपनी लॉ में। और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं, मैं जैसे बताया कि लाइव लेक्चर्स ऑन कंपनी लॉ। राइट। सीएस एग्जीक्यूटिव, सीए इंटर, सीएस प्रोफेशनल, यहाँ तक कि सीएस फाउंडेशन वाले बच्चे जो अब सीएस इंटर में आना चाहते हैं, और सीएस ईटी, ये सारे बच्चों के लिए ये लेक्चर बिल्कुल अप्लीकेबल है। राइट। सो 3 से 4 दिन आप देखिए जरूर से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं है, बट अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि जिस हिसाब से हम लोग लेवल पे डिटेल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आपको मज़ा आएगी अगर, तो ज़रूर से आप सब्सक्राइब करिए इस लेक्चर को, और हम लोग ऐसे 3 महीने और स्पेंड करेंगे। राइट। और इसके साथ साथ मैं आपको बता भी दूँ अच्छे से कि आप अभी जहाँ भी कहीं बैठे हो, पहले 2-3 मिनट बातें कर लेते हैं, तब तक ये और भी लोग ज्वाइन हो जाएंगे। जहाँ भी बैठे हो तुरंत से एक नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं डिस्क्रिप्शन पर आपको नोट्स की लिंक दे दूंगा, तो आप वो नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट वो आने वाले 3-4 दिन आपको नोट्स काम में आएंगे। राइट। सो आपको पेपर, या पेपर भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बोलता हूँ बाकायदा एक अच्छी सी नोटबुक ले लीजिएगा और एक अच्छा सा पेन ले लीजिए, जिसमें कि आप बाकायदा जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लिख सकते हो। राइट। सो एज यूजुअल मैं हमेशा बोलूंगा कि 3 से 4 दिन हम लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे। राइट सर। अब ये सर इतना सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, आप कंपनी लॉ के बारे में इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो। राइट। बहुत सिंपल सी बच्चों, कंपनी लॉ ऐसी चीज़ है जो हमारे प्रोफेशनल बनने के बाद हमको काम में आने वाली है हर एंगल में। फिर अगर आप ऑडिट करने जाओ, अगर आप बोर्ड मीटिंग में बैठे हो, अगर आप किसी भी एजीएम में जा रहे हो, किसी भी तरह की अगर कोई डील हो रही है। आज की बात अगर मैं करूं, आपको याद होगा आज 15 जुलाई को रिलायंस की एजीएम हुई, और रिलायंस की एजीएम में अगर मैं आपको बात करूं तो आज उन्होंने वर्चुअल एजीएम ली बिकॉज ऑफ द कोविड-19, आपको पता ही है। तो किस तरह से वो एजीएम ली जाती है, क्या रूल्स है, सेक्शन नंबर 108 के, जब आप ई वोटिंग करके वोट करते हो, कैसे ईजीएम को या एजीएम को बुलाया जाएगा ऑनलाइन तरीके से, कैसे वोटिंग होगी, वो सब करने का काम पता है किसके पास होगा। आपको लगता है मुकेश अंबानी के पास होगा, आपको लगता है कि नीता अंबानी या फिर ईशा अंबानी ने ये सब प्लान किया होगा? नहीं सर, ये प्लान किया होगा उन कंपनी के कंपनी सेक्रेटरीज ने, सावित्री पारेख मैडम, एस सुधाकर सर, एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर इन्वॉल्व। ऐसे ही टाटा ग्रुप हो, विप्रो हो, सत्यम हो, महिंद्रा हो, या फिर कोई भी नाम ले लीजिए आप, हर कॉर्पोरेट को अगर चलाना है तो कहीं ना कहीं उस कंपनी का सीए या सीएस या सीएम है, ये बिल्कुल वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पिलर होगा, और बिना उसके ये कंपनी में काम होना मुनासिब ही नहीं है। सो इसलिए कंपनी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ पढ़ाई के लिए, लेकिन साथ साथ में जब आप एक प्रोफेशनल बन के किसी भी मार्केट में जॉब कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, इन बोथ केसेस आपको ये कंपनी लॉ का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। राइट गाइस, तो बिल्कुल दिल थाम के पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बट सर बच्चे बोलेंगे सर 1 मिनट, आप तो पढ़ा तो दोगे, लेकिन सर हमको ना कंपनी लॉ से प्यार करना नहीं आता है सर, कंपनी लॉ में इंटरेस्ट नहीं आता है, सेक्शन, केस लॉज, प्रोविजंस, रेगुलेशंस, उफ सर कैसे पढ़े कंपनी लॉ को, इतने सारे चीज़ों को। तो यार बात सिंपल सी है, मैंने रात को 9 बजे पता है क्लास क्यों रखा है। एक तो अब दिन भर के थके आ रहे हैं, आराम से फ्री हो जाओ। और अगर कोई रिलेशनशिप में हो, बट अगर कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, या किसी लड़की किसी लड़के से प्यार करती है, तो उनको पता है कि अपने जो सोना बाबू है, हनी है, इनसे बात करने का सही समय कौन सा होता है, वो होता है रात का। और जिनके पास कोई भी उनका पार्टनर नहीं है तो चिंता नहीं है, उनके साथ मैं हूं। अच्छा सर, मतलब आप, मतलब नहीं, मैं हूं, और मैं और आप मिलकर कंपनी लॉ को क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। तो सर आप बता रहे थे सर कि प्यार के बारे में, तो बिल्कुल ये प्यार जैसा है वैसे ही कंपनी लॉ के साथ प्यार आपको करना है। सर थोड़ा समझाएंगे अच्छे से। देखो भाई, आप कभी भी किसी इंस्टीट्यूट के पास नहीं गए हमको सीए या सीएमए करना है करके, ठीक है ना, या वो इंस्टीट्यूट आपके पास नहीं आई। अगर आपने प्रपोज किया है किसको, इंस्टीट्यूट को, या आपने प्रपोज किया ऐसा मानी कंपनी लॉ को, तो आप कंपनी लॉ के पास गए, मुझे तुमको पढ़ना है, तुम्हारे किताबों में खोना है, आपने कंपनी लॉ को प्रपोज किया है ऐसा मानिए ना जरा, और कंपनी लॉ ने आपका रजिस्ट्रेशन करके आपको क्या किया, आपको ऑफर एक्सेप्ट किया है।
आपको ऑफर एक्सेप्ट किया है। अब मुझे बताओ, किसी भी रिलेशनशिप में, सुनना 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी रिलेशनशिप में, वो लव हो, फैमिली हो या कोई भी हो, मुझे बताइए सबसे मेन चीज क्या होती है किसी भी रिलेशनशिप में? यस, किसी भी रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है आपको? मैं एक बार यहां पे लिख भी देता हूं, व्हाट यू थिंक? मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है टाइम देना। मुझे लगता है ऐसा कि कोई भी रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? टाइम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम। दूसरा होता है अंडरस्टैंडिंग। तीसरी होती है, कई लोगों ने वहां पे लिखा हुआ है ट्रस्ट। यस, आई कैन सी दैट, ट्रस्ट। और चौथा सबसे बड़ी बात पता होती क्या होती है? लॉयल्टी। ये 4 बातें मुझे लगता है आपको भी लगती है ये वाली बात, ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप में। वो सिर्फ प्यार की बात नहीं कर रहा हूं, वो प्यार हो, वो फैमिली हो, रिलेशनशिप विथ योर मदर या फादर या ब्रदर सिस्टर, या फिर आपके स्पाउस जब आप बनेंगे, आपके बनेंगे कोई, या फिर फ्रेंडशिप ले लो, हर जगह पर ये 3 से 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कंपनी लॉ को यहां पे अगर ऐड करूं तो सर पता है आपको कंपनी लॉ क्यों धोखा देता है? क्यों आपको कंपनी लॉ में ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते? क्यों आपको डर लगता है कंपनी लॉ में, या आपको डर लगता है उसके सेक्शंस में, केस लॉज में, प्रोविजंस में? पता है क्यों लगता है? क्योंकि सर सबसे पहले बात, आपको टाइम देते नहीं हो। यार आपको पता है आपको प्यार करना होता है, कंपनी लॉ से प्यार करना पड़ेगा आपको, और प्यार की सबसे बड़ी चीज होती है यू नीड टू गिव टाइम। तो सर एक तो टाइम मैं दिलवाऊंगा आपको रात को 9 से लेकर 10:30, लेकिन इसके बाद आपको भी टाइम देना है कंपनी लॉ को, उससे प्यारी प्यारी बातें करनी है। सर बातें क्या होगी? बातें मैं सिखाऊंगा ना, बातें मैं सिखाऊंगा। प्यार भरी बातें क्या होती मैं सिखाऊंगा, बातें करनी आपको है, लेकिन वादा करिए आप बातें करेंगे। कंपनी लॉ से गुफ्तगू करिए, कंपनी लॉ से टाइम स्पेंड करिए। पहली चीज टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज सर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए सर कि कंपनी लॉ में क्या बोला गया है, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड द प्रोविजंस, जब वो लिखा गया था। इसको हम लोग बोलते हैं लॉ के भाषा में इंटरप्रिटेशन। यू नीड टू इंटरप्रेट व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकर। लॉ मेकर का थॉट प्रोसेस क्या था, क्या सोचकर लॉ मेकर ने लॉ बनाया था, आपको वो सोचना पड़ेगा, आपको वो सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक डेमो देता हूं। आपने सबने सुना होगा एक्ट का नाम, जिसका नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। सब लोगों ने फाइल किया होगा आरटीआई, इंस्टीट्यूट से आपने अपनी कॉपीज मंगवाई होगी, ठीक है ना? आपने सुना होगा आरटीआई के बारे में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। अब मुझे बताइए, किसी को पता है उसका जो ऑथर है, या ऑथर भी नहीं बोलूंगा, जो ओरिजिनेटर है, जिसने वो चीज सोची, वो कौन है? किसको पता है नाम? आई वॉन्ट टू सी द नेम इन द कमेंट सेक्शन। कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ द पर्सन हु वॉज द ब्रेन बिहाइंड दैट आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? यस, यस अंजलि, गुड। और बताइए, अंकित, देवांग, यस। रजत बोलता है सर केजरीवाल जी, ठीक है, केजरीवाल जी राइट, अरविंद केजरीवाल। मेनी पीपल वर अवेयर द नेम, राइट नेम इज अरविंद केजरीवाल, एंड साथ में अन्ना हजारे, बट द मेन पर्सन वॉज अरविंद केजरीवाल। ना मेरी बात सुनना, मेरे को बोलना क्या है, मुझे ये बोलना है आपको, अगर मुझे बताओ आपको आरटीआई पढ़ना है, ठीक है, यस, कई लोगों ने बोल दिया यहां पे कि अन्ना हजारे और केजरीवाल, ठीक है। अब मुझे बताइए, दोनों जिंदा है, अन्ना हजारे जी भी जिंदा है और केजरीवाल साहब तो है ही है, ठीक है। अब मुझे बताइए, आरटीआई अगर आपको पढ़ना है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, मैं पढ़ा सकता हूं, बट मुझे बताइए ज्यादा बेटर पर्सन कौन होगा, किससे पढ़ना चाहेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? जल्दी बताइए क्विकली, एंड डोंट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग द आंसर, प्लीज गिव द आंसर क्विकली ऑन द कमेंट सेक्शन। आप किससे पढ़ना चाहेंगे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट? ठीक है, केजरीवाल जी से और तुषार पहाड़े से। व्हाट यू थिंक, ज्यादा बेटर पर्सन कौन है जो आपको आरटीआई पढ़ा सकता है? अच्छा बेटा, सौरभ बोलता केजरीवाल, ज्योति बोलती केजरीवाल जी, रजत बोलता केजरीवाल सर, ममता केजरीवाल, सब केजरीवाल। मतलब आपने मेरी खड़े खड़े बेइज्जती कर ली। मतलब सबको कहना है कि तुषार सर आप तो हो बेवकूफ, हम पढ़ेंगे केजरीवाल सर से। कुछ लोग बोलते तुषार सर नाराज मत हो, हम आपका भी नाम ले लेते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि तुषार पहाड़े, बट आई कैन सी 80% पीपल आर सेइंग अरविंद केजरीवाल, 20% पीपल आर सेइंग तुषार पहाड़े, एंड सही आंसर है केजरीवाल जी। सही आंसर है केजरीवाल जी। बताऊं क्यों? आप भी जानते हो क्यों इसका आंसर है। इसका आंसर यह है कि मैं पता है क्या करूंगा, तुषार पहाड़े आपको बताएगा उस आरटीआई के बारे में 99%। सर समझा नहीं। तुषार पहाड़े बताएगा आपको कंपनी लॉ के बारे में 99%।
सर कैन आई टेल यू 100%? नेवर, नेवर। मैं आपको 100% बता ही सकता नहीं। मैं तो छोड़ो सर, कोई टीचर, कोई लॉयर और कोई सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो, अगर वो आपको 100% नहीं बता पाएगा। ये मेरा खुला चैलेंज है, क्योंकि उसने वो एक्ट नहीं बनाया। बट केजरीवाल साहब उसके पीछे ओरिजिनेटर थे, उन्होंने उसके पीछे थॉट प्रोसेस लगाई थी। तो आरटीआई एक्ट क्यों आया जिंदगी में, उसके पीछे की मंशा क्या थी, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ये बताने वाला सिर्फ एक ही बंदा है, और वो है अरविंद केजरीवाल। बाकी मैं बताऊं आपको फिर से, बाकी मैं आपको बताऊं, तुषार पहाड़े हो या फिर बड़े से बड़ा टीचर ले लो, बड़े से बड़ा लॉयर ले लो, और बड़े से बड़ा जज ले लो, सुप्रीम कोर्ट का भी जज ले लो, कि पता है सुप्रीम कोर्ट का जज कहां तक जा पाएगा। ही विल से, मुझे लगता है कि केजरीवाल साहब ने ये सोचा होगा। सेम गोज विथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। सर मैं, आप, और इसके अलावा मैं बात करूं किसी लॉ मेकर्स की, किसी की भी, हम सब पता है क्या करते हैं, संविधान को सिर्फ डिकोड करते हैं। हम सब डिकोड करते हैं। बट अगर मैं बात करूं सही नॉलेज की, तो सर वो था अंबेडकर जी के पास, और अंबेडकर जी आज जिंदा नहीं है, ही इज डेड। सो हम लोग क्या पता है क्या कर रहे हैं, हम सब ये सोचते हैं कि जब अंबेडकर जी ने 1950 के पहले 1946 के आसपास जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में संविधान को बनाया होगा, उसके पीछे की उसके अंदर के पॉइंट्स लिखवाए होंगे, तो उन्होंने उस समय क्या सोचा होगा। वी नीड टू थिंक फ्रॉम दैट एंगल। और आज से 2020 में हम खड़े होकर क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है, वो क्यों है, वाई वी हैव अ रिजर्वेशन फॉर फीमेल्स, वाई वी हैव रिजर्वेशन फॉर SC ST, बैकवर्ड क्लासेस एंड सो मच थिंग्स। But then please understand, there is some thought process which was in the mind of Dr. B.R. Ambedkar and the team which were there at the time of making constitution. और पता है आज हम लोग, आप लोग, वो लॉयर, वो जजेस, पता है क्या करते, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन, जो मेरा ये वर्ड था वो था सर अंडरस्टैंडिंग। सो सर बहुत जरूरी है आपको, बात सुनिएगा मेरी, बहुत जरूरी है आपको कि आपको कंपनी लॉ, बात सुनिए अच्छे से, आपको बहुत जरूरी है, आपको कंपनी लॉ क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। किस एंगल से सर, उस एंगल से जिस एंगल से सोचकर लॉ को बनाया गया होगा। तो आपको अंडरस्टैंडिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर मैंने बोला आपको थर्ड चीज, दैट इज ट्रस्ट। तो ट्रस्ट यहां पे कहां से आ गया सर, ट्रस्ट बहुत सिंपल सी बात है। आपने अगर कंपनी लॉ के टाइम पर रात को 9 बजे टाइम है कंपनी लॉ का, पर आपने अगर सर टैक्स से पढ़ाई शुरू कर दी, तो आपने सर क्या करे पता है, लॉयल्टी तोड़ दी। सर आप दूसरे की तरफ नजर डाल रहे हो, देख रहे हो कंपनियों की तरफ, नजर कहीं और है। पढ़ना था CA के सिलेबस को, CS के सिलेबस को, नजर चलेगी BCom की तरफ। धोखा दिया सर आपने, चीटिंग कर रहे हो सर, चीटिंग कर रहे हो, लॉयल्टी नहीं है। सो यू नीड टू बी वेरी मच लॉयल, विद द कंपनी लॉ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस 4 पॉइंट्स। अगर आपको कंपनी लॉ से प्यार करना है, कंपनी लॉ के मैजिक में, या क्योंकि कई लोग बोले तुषार सर आप मैजिशियन दिख रहे हैं। यस, आई एम मैजिशियन, आई एम लॉजिशियन, और लॉ का जो मैजिक है मैं आपको बताऊंगा पूरा, और आपको दिखेगा अच्छे से। सिर्फ 3 से 4 दिन दीजिए मुझे, आपको मैं वादा करता हूं, जिस चीज़ के लिए मैं फेमस हूं पूरे इंडिया भर में, आप देख लेंगे कि अच्छे से सर किस लेवल से हम लोग घुसेंगे कंपनी लॉ को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। जस्ट 3 to 4 डेज आप मुझे दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। सो जिस हिसाब से आपको डेडिकेटेड होकर कंपनी लॉ को पढ़ना चाहिए, उसके अंदर में ट्रस्ट देना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग देनी चाहिए, ठीक है ना। आपको देना चाहिए उस पर, सबसे बड़ी बात है टाइम और लॉयल्टी। अगर आप देंगे कंपनी लॉ को, तो डेफिनेटली कंपनी लॉ आपको कभी धोखा नहीं देगा। नहीं तो सर कंपनी लॉ आपको धोखा जरूर देगा, एग्जाम में वो बराबर देगा। क्योंकि अगर आप चीट करेंगे किसको, कंपनी लॉ को, इट्स लाइक सेम इफ यू चीट सम पर्सन, अगर आप इसको चीट करते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी सर, और वो यहाँ पे दिखेगी। इसलिए आपको वेरी मच श्योर यू नीड टू बी अलर्ट ऑन कंपनी लॉ, राइट। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ के बारे में। आप देखेंगे सामने स्क्रीन पर, तो वी नीड टू स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, राइट। कंपनीज एक्ट 2013, सर सिंपल सी बात है, सबको पता होगा अच्छे से। कई लोग यहाँ पे जानते हैं कि कंपनी लॉ, ये जो कंपनीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं, इसके पहले वी हैव अ कंपनीज एक्ट कॉल्ड एज 1956। उसके पहले भी कंपनीज एक्ट था जिसका नाम था 2013, अभी आया 56 था। उसके पहले 1913 था, उसके भी पहले कंपनीज एक्ट थे। मतलब कंपनीज एक्ट वर प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री फ्रॉम 2-3 सेंचुरीज, मतलब मैं डिकेड्स भी नहीं बोलूंगा, सदियों से चल रहा है। 3 तो हमारे सेंचुरी निकल गई है, ठीक है। तो भी हम डिस्कस वही करेंगे सर कि कहां से आया ये। इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 1850
जब हमारे कंट्री में ब्रिटिश राज था, ठीक है ना, वहां से शुरू हुआ और करते करते बहुत सारे एक्ट बने सर। लेटेस्ट में जो आपको याद होगा अच्छे से, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं एग्जांपल के लिए, आपको मैं अच्छी अच्छी बातें दिखाना चालू करूंगा, ठीक है ना। ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए की वेबसाइट, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मैजिक देखेंगे, अच्छे से चीजें देखेंगे। इफ आई टेक यू टू एमसीए वेबसाइट, ठीक है, यहां चलते हैं हम लोग, एंड इफ आई शो यू द कंपनीज मास्टर डेटा, तो आई विल टेक यू टू द वेरी गुड कंपनी कॉल्ड एज टाटा स्टील। तो यहाँ पे सामने नाम लिखता हूं मैं, टाटा स्टील का, टाटा स्टील, ठीक है, ये डाला मैंने, सामने में यहाँ पे नाम आ जाएगा। देखिए ये कंपनी हम लोग क्लिक करेंगे, आई होप आप देख पा रहे होंगे, ये कंपनी हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर सिन नंबर आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा सिन नंबर क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम आपके इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आपके पासपोर्ट का नंबर होता है, आपका पैन नंबर होता है, वैसे ही कंपनी का एक सिन नंबर होता है, मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, वो होता है। लेट मी पुट द कैप्चा कोड। कैप्चा कोड क्या है भाई, DOIWER, राइट। ये डालते बराबर आप देखेंगे तो यहाँ पे सामने में आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप ये देखेंगे तो बताऊं मैं आपको, कंपनी का जो ये देख रहे होंगे आप अच्छे से, L27100 MH मतलब कंपनी महाराष्ट्र में बनी है। बट सामने देखेंगे आप 1907, इफ यू सी 1907, ये वो साल था जिस दिन कंपनी बनी थी। चौंकिए मत, टाटा स्टील बनी थी 1907 में। जमशेद टाटा जी उसके फाउंडर थे, सबको पता ही होगा, जमशेद जी टाटा। उसके बाद रूजी मोदी थे, वो चले गए। रतन टाटा साहब वो भी चले गए, मिस्त्री साहब वो भी चले गए। सो द कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, आज से 113 साल पहले, 113 years बिफोर। एंड इट इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, एंड आई होप यू कैन सी दिस ऑल्सो। आप देख भी पा रहे हो सच अच्छे से। तो दिस इज द कंपनी। एल का मतलब होता है लिस्टेड, वो आपको बताऊंगा अच्छे आगे, बट आप मेन देखिएगा। एमएच का मतलब महाराष्ट्र में है, 1907, 1907 में कंपनी बनी है। तो आप सोच सकते हो सर कंपनी कब बनी होगी सर, इट वाज अ कंपनी ऑफ 1882 की एक्ट के हिसाब से। फिर हमारे पास 1913 का जो एक्ट बताया मैंने आपको, वो आया, कंपनीज एक्ट 1913 का एक्ट आया हमारे पास। और फिर ऐसे करने के बाद वो चला गया, एंड देन फिर एवरीवन नोज आफ्टर इंडिपेंडेंस वी हैव द कंपनीज एक्ट 56, जो शायद आपने कई साल तक पढ़ा। और कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़े से अगर एज में ज्यादा होंगे, 24-25 साल वाले, तो उन्होंने पक्का बीकॉम में या कहने कहीं अपना 56 एक्ट पढ़ा होगा। मैं तो खुद 56 एक्ट पढ़ा हूं, मेरे सामने में कंपनीज एक्ट बनाए, इससे मैं प्राउड फील करता हूं। कई लोग जानते होंगे अच्छे से कंपनीज एक्ट के पीछे जो पर्सन था, कोई जानता है कमिटी, कौन सी कमिटी बनाई गई थी कंपनीज एक्ट बनाने के लिए? यहाँ पे देख ही सकते हैं आप लोग अच्छे से, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ ही पाएंगे अच्छे से आगे में। बट इफ एनीवन नोज विच वाज अ कमिटी विच वाज देयर फॉर कंपनीज एक्ट 2013, the chairman of the committee, anyone can tell me the name? Yes, I want to see the names, if anyone can know. Yes, perfect, Gopi Krishna. good ममता शाह, ग्रेट। मजा आ रहा है, ऐसे रिप्लाई करेंगे तो रिप्लाई करते जाइए भाई। तुषार सा कमेटी, बिल्कुल नहीं, मैं कोई कमेटी में था नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा, मैं उस कमेटी का एक पार्ट हल्का सा मैं बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है ना। जे ईरानी, यस, जे ईरानी कमेटी, जे ईरानी कमेटी। भाभा कमेटी जो दिख रही है आपको, वो यहाँ पे जो आप भाभा का नाम देख रहे होंगे, सर ये कमेटी 56 एक्ट ली थी, वो छोड़ दो आप, ठीक है ना। इट वाज जे ईरानी कमेटी, डॉक्टर जे ईरानी कमेटी। इफ एनीवन नोज जे ईरानी, पता है कहां से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू टाटा ग्रुप, टाटा सन से आते हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी, और वो कमिटी के साथ में फिर अंदर बहुत सारे लोग थे, उन्होंने पहले बिल बनाए। आपको शायद पता ही होगा अच्छे से एक्ट कैसे बनता है ना। तो पहले बिल बनता है, वो बिल पहले बनने के बाद कहाँ पेश होता है? वो पेश होता है पार्लियामेंट में। फिर वहां पे भी हैव 2 हाउसेस। आई होप सो ये सब पता होगा आपको, नहीं तो मैं रिपीट कर देता हूं। तो पहले बिल बनता है, बिल भी नहीं बनता पहले तो क्या बनती है सर? कमिटी बनती है। पहले तो कमिटी बनती है सर। वो कमिटी क्या करती है पता है? अपनी पूरी कहानी पढ़कर रिपोर्ट बनाती है, और रिपोर्ट सबमिट करती है, और फिर जाती है गवर्नमेंट के पास। अब वो सेंट्रल लॉ होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी, स्टेट लॉ होगा तो स्टेट के पास जाएगी, और फिर वो बनता है एक बिल। जैसे कि हमारा बना कंपनीज बिल 2002, कंपनीज बिल 2004, लाइक दिस। तो कंपनीज बिल बना पहले, फिर वो बिल कहां पेश होता है सबको पता ही अच्छे से, इट इज प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। वो पेश होता है पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट में वी हैव 2 हाउसेस, वन इज कॉल्ड एज LSRS, है ना, लोकसभा, राज्यसभा। वो लोग वहां पे जो मिनिस्टर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, वो लोग वहां पे क्या करते हैं? उस समय वहां पे लॉ को पास करते हैं। यस ममता शाह, एट द टाइम ही वॉज डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स। यस, अभी नहीं है, बट ही वॉज देयर। एंड टाटा ग्रुप इज वेरी फेमस फॉर कंप्लायंसेस। आज इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस होगी, सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी रिलायंस होगी,
बट आपको मैं अगर दो नाम दूं, रिलायंस और टाटा, ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है, तो आप आंसर दे देंगे. इट्स सेम एग्जांपल इफ आई आस्क यू सचिन बेटर है कि कोहली बेटर है, एंड डोंट बी हार्दिक पांड्या, डोंट बी हार्दिक पांड्या, है ना. इफ आई आस्क यू सचिन बेटर कि कोहली बेटर, तो मेनी पीपल विल से द कॉमन आंसर जो सबको पता है. और अगर मैं पूछूं रिलायंस अच्छी कि टाटा अच्छी रिस्पेक्ट वाइज, तो मेनी पीपल विल से सर टाटा. टाटा हैज अर्नड रिस्पेक्ट, रिलायंस हैज अर्नड प्रॉफिट. रिलायंस के पास पैसे बहुत है सर, रिलायंस के पास एंटीला है, वो सब है. रिस्पेक्ट की बात अगर मैं करूं तो सर वो टाटा के पास है. तो टाटा के सारे डायरेक्टर्स फेमस है कंप्लायंसेस के लिए, एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर जे रानी कमेटी को क्या बनाया गया, हेड बनाया, जे रानी को हेड बनाया गया. और ये कमिटी ने फिर पूरा कंपनी लॉ को रिफॉर्म किया, और ऐसा करते करते ये प्रेजेंट हुआ. और 2004 से शुरू हुआ था, समझ लीजिएगा 3-4 से आसपास से, और वहां से बिल बनते बनते 2012-13 तक चला गया. इसके बीच में मैं स्टूडेंट था. आई एनरोल माई सेल्फ सॉरी फॉर कंपनी लॉ इन 2004. आई बिकेम सीएस इन 2007. मैं कंपनी लॉ में एनरोल हुआ 2004 में, सीएस बना 2007 में. ट्रेनिंग वेनिंग करने के बाद मैं 2008 से जॉब कर रहा था. फिर 2009 में मैंने शुरू कर दी प्रैक्टिस. सो 2004 से 7, ठीक है. अच्छा, मेरे ऐसे देख के आपको लग रहा है बाप रे कोई बहुत बड़े बुरे जमाने का, पुराने जमाने का आदमी हमको पढ़ा रहा है. आपसे मैं आधा 1 साल बढ़ाऊंगा, आपको दिख रहा होगा मेरे चेहरे से, ठीक है ना. सो डोंट वरी, मैं बिल्कुल आपके समान ही हूं और आपके इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल प्यार में पड़ जाएंगे कंपनी लॉ के, ठीक है ना. बट एनीवेज 2004 से 2007 मैं सीएस कर रहा था. 2007 आई क्लियर्ड माय कंपनी सेक्रेटरीशिप. 2008 से 2008 भी नहीं मैं बोलूंगा, 7 के एंड से 2009 तक के मैंने 2 साल जॉब किया. एंड 2009 से लेकर टिल डेट मैं कर रहा हूं प्रैक्टिस, टिल 2009 से लेकर टिल डेट, ठीक है. ये मेरी प्रोफाइल से पूरी, ठीक है ना. आप ऐसा ले सकते हो. यहाँ पे मैं स्टूडेंट था, ठीक है. यहाँ पे मैं सीएस बना, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयमेंट किया, और यहाँ पे मैं प्रैक्टिस भी आज कर रहा हूँ पिछले 12-13 सालों से. अब बोलने का बात सर ये थी कि इस दौरान स्टार्टिंग में 2007-8-9 के समय जब बिल बनता है, तो पता है आपको, बिल ध्यान से सुनिएगा, जब बिल बनता है तो वो बिल डायरेक्टली पास नहीं होता है. वो बिल पहले भेजा जाता है सीए, सीएस और सीएमए लोगों को. जैसे जीएसटी जब पास हुआ था, जीएसटी बिल बनने में बहुत टाइम लगा था, और बिल बनने के बाद क्या गया होगा सीए वालों के पास, और सीए लोगों ने क्या किया, उस पर अपने कमेंट्स दिए. सिमिलरली जब ये बिल बनता है कंपनीज एक्ट का, वो भेजा गया हम सीएस लोगों को, और हम लोगों ने उसको पढ़ा, हम लोगों ने उसको डिकोड किया. उस समय बहुत मीटिंग हुआ करती थी. 2009-10 की मुझे अच्छी से बातें याद है. 2007, 8, 9, 10 के आसपास में बता रहा हूँ, बहुत सारी मीटिंग हुआ करती थी हर चैप्टरों में, अलग अलग शहरों में आईसीएसए कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी, और वहां पे हम लोग बैठ के बातें करते थे कि किस तरह से कंपनी लॉ को अमेंड किया जाए, कौन सी बातें अच्छी डाली जाए, कौन सी पुरानी बातें हटाई जाए. मेनी थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, और वो सब हमने करने के बाद उसमें हमने कुछ बातें की. मैं प्राउडली फील करता हूं कि सर मेरे कई सारे पॉइंट उसमें मैंने इनपुट दिए. किसको? कमिटी को. अकेले नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे वजह से हुआ, मैं बोल रहा हूं कि मैंने कई सारे पॉइंट दिए, ऐसे इंडिया वालों ने भी दिए. और वो पॉइंट जब वो गए, फिर उसके बाद उन्होंने भी विचार विमर्श किया, और फिर उसके बाद वो बिल प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में. और दैट टाइम सचिन पायलट साहब, जिनके बारे में आजकल रोज पेपर में आ रहा है, उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट हुआ करती थी, और सचिन पायलट थे हमारे कौन, वो थे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के मिनिस्टर, सचिन पायलट. उस समय ये लॉ पास हुआ, एंड अकॉर्डिंगली ये चीजें चलती गई. सो मैं बहुत प्राउड फील करता हूं अपने आप को कि मैं उस कमिटी में तो नहीं था ऑब्वियसली, बट मैं बाहर से रह करके मैंने अपने कुछ इनपुट्स दिए, और कहीं कि वो पास हुए आज. तो इसलिए मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूं, और मैं मानता हूं कि यस, मैंने कंपनी लॉ को बनते हुए देखा है. मैंने कंपनी लॉ पुराना वाला पढ़ा भी है, मैंने नया वाला कंपनी लॉ बनते हुए भी देखा है, और मैं रोज प्रैक्टिस करता हूं. और वो आप देख लेंगे मेरे एग्जाम्पल के साथ में, और जिस हिसाब से मैं डिटेल में घुसता हूं उसके हिसाब से, ठीक है ना. सो एनीवेज, सो बात हम लोग कर रहे थे कि सर इस हिसाब से बिल बना, और फिर कंपनीज बिल 2012 आखिरी में. इसके पहले बहुत बिल बने भाई साहब. 2008 का बना, 2010 का बना, 2011 का बिल बना, फिर 2012 का बिल फाइनली प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, और सबसे पहले पास हुआ 18 दिसंबर को लोकसभा में, और 8 अगस्त को पास हुआ राज्यसभा में. और आपको पता है कि सर जब दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, तो सर एक्ट बनता नहीं है पूरा. फिर सर कहाँ गया अपना डायग्राम, उस पर भी आ जाता है एक बारी, है ना. तो जब ये पास यहां हो जाता है, तो ये कहां आता है सर, ये आता है प्रेसिडेंट साहब के पास, और प्रेसिडेंट साहब क्या देते हैं, अपना नॉड, ही गिव्स अ अप्रूवल. एंड जिस दिन इन्होंने अपना नॉड दिया, ये बन जाएगा एक्ट.
जिस दिन प्रेसिडेंट देंगे अपना कंफर्मेशन एसेंट, वो बन जाएगा एक्ट। और हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको तो सर ये एसेंट मिला 29 अगस्त को, ठीक है, प्रेसिडेंट का एसेंट मिला 29 अगस्त को, और 30 अगस्त को हमारा कंपनी एक्ट तैयार था। अगर आपको देखना है तो आई विल शो यू दैट, कि सामने में मैंने कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट खोल के रखा हुआ है, वी कॉल इट बेयर एक्ट। और मैं पढ़ाता बेयर एक्ट से ही हूं, मेरा तरीका बेयर एक्ट से पढ़ाने का है, क्योंकि इससे बेहतरीन तरीका पढ़ने का नहीं हो सकता। आपको सेक्शन अपने आप याद हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज आवर नेशनल एम्ब्लेम, हमारे भारत का राजपत्र, गैजेट ऑफ इंडिया, इस पर छपता है ये। और आप देखेंगे तो ये सर कौन सी डेट है, ये मैंने नहीं बनाया भाई साहब, आपको दिखाने के लिए। इट इज ओरिजिनली ड्राफ्टेड, प्रेजेंटेड, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स अ जीओ, इट्स अ जीओ और ऑल्सो कॉल्ड एज गैजेट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। और ये पास हुआ था, मतलब प्रेजेंट हुआ था 30 अगस्त को। सर 30 को क्यों सर, क्योंकि सर 29 को तो अप्रूवल आना सर। देखो, आई होप आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे होंगे तो मैं आपको इस चीज के लिए क्या कर देता हूं, आई विल मेक द फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप अच्छे देख पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन विच डेट, 29 अगस्त 2013 को, एंड अकॉर्डिंगली इट वाज प्रेजेंटेड फॉर जनरल इंफॉर्मेशन। और पास हुआ 29 अगस्त को, नेक्स्ट डे न्यू दिल्ली में ये पब्लिश हो गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड डिपार्टमेंट जस्टिस में, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर में। सर व्हाट इज लेजिस्लेटिव, हाँ अब इस पे आएंगे सर हम लोग। अब हमारा आज का टॉपिक यही होने वाला अच्छे से, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजिस्लेटिव, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जुडिशरी एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे से, क्योंकि सर ये बहुत जरूरी समझना, अगर आपको कंपनी लॉ पढ़ना है तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस 3 पैरामीटर्स वेरी इंपॉर्टेंटली। बात समझ में आ गई बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को लग रही है यहाँ पे? इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन यू कैन रेज दिस क्विकली और एल्स आई विल मूव फर्दर, राइट। मजा आ रहा है आपको? डेफिनेटली, ठीक है। जिस हिसाब से हमने बेयर एक्ट देखी है, ये बेयर एक्ट का ओरिजिनल वर्जन है, ठीक है। इसी को डिकोड करके मैंने अपने बाकायदा नोट्स बनाए हुए हैं, और उसी नोट्स के साथ साथ हम लोग मेरे एग्जांपल्स, मेरे केस स्टडीज, ये सब हम लोग बातें करने वाले हैं, राइट गाइस। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट, ग्रेट, लेट्स गो अहेड देन। परफेक्ट, चलिए बड़े आगे फिर। तो दिस इज समथिंग व्हाट इज ऑल अबाउट द बेयर एक्ट बेसिकली विच वी डिस्कस राइट नाउ, ठीक है। एनीवेज, मुझे बताना था आपको अभी मेन कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको बोलते हैं हम लोग हमारे पिलर्स, वी कॉल इट एज अ पिलर्स ऑफ लीगल सिस्टम। लॉ के ये लीगल सिस्टम के पिलर्स होते हैं हमारे, और हमारे पास 3 पिलर्स है। वैसे नॉर्मली पिलर 4 होने चाहिए, है ना, बट 3 पिलर्स हमारे यहाँ पे माने जाते हैं, और वो काफी इंपॉर्टेंट पिलर्स है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं, या फिर लॉ संभालने का काम पूरे कंट्री में ये 3 पिलर्स का नॉर्मली होता है। और आई गेस कई लोगों को पता होगा अच्छे से कि 3 पिलर्स यहाँ पे कौन से होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो फर्स्ट इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव, या यू कैन से लेजिस्लेचर, ठीक है ना। सेकेंड वन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल्ड एज जुडिशरी, राइट। आई विश कि आप लोग इसको पूरा अच्छे से देखें। आई विल रिमूव माई सेल्फ एंड आई वॉन्ट यू टू सी ऑन द फुल स्क्रीन, ठीक है ना। ढंग से देखिएगा, पढ़ने में मजा जरूर आएगा, ठीक है ना। हाँ जी, पिलर्स ऑफ लीगल सिस्टम। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सर क्या मतलब है सर लेजिस्लेटिव का? मतलब सिंपल सी भाषा में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दीज आर द पीपल हु आर द लॉ मेकर्स, ठीक है। इनका काम होता है टू मेक लॉ बनाना। लॉ बनाने का काम किसका होता है सर? लेजिस्लेटिव का। अभी सुन लो पहले अच्छे से, फिर मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है ना। एक जगह होता है जहां पे लॉ बनता है, और सर समझाओ सर लॉ कहां बनता है? और सर ऑब्वियसली कहां बनता है? ये बनता है एक ही जगह, जिसका नाम है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, सो पार्लियामेंट कैन बी द एग्जांपल ऑफ लेजिस्लेचर। इसलिए मैंने आपको दिखाया ना, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, यहां पे लॉ बना। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है वो क्या करती है सर? यहाँ पे लॉ बनाती है पार्लियामेंट में। इस चीज को नाम वहां पे क्या दिया गया था आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? यहाँ पे लिखा हुआ था, सॉरी दिस वन, यहाँ पे लिखा हुआ था ये वर्ड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। आई होप यू कैन सी दिस, आई यूज अदर पेन, तो आप देख पाएंगे। दिस वन इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो लॉ बनाने का डिपार्टमेंट है, और वो सिर्फ एक ही जगह होता है, और वो ऐसे पार्लियामेंट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ सर, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, बट आपको सच में लगता है पार्लियामेंट लॉ को एग्जीक्यूट कराती है? मतलब लॉ को चलाने का जो काम है वो भी पार्लियामेंट के पास है क्या?
जस्ट सोचिए, बताइए आप, आपको लगता है कि मंत्री जो लोग हैं हमारे कंट्री के, जो मिनिस्टर्स है, वो जा जाके लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं? डू यू रियली थिंक सो? नेवर, दे नेवर डू दैट. सो फॉर दैट वी हैव पीपल कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव. ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव, राइट, जो कि बेसिकली क्या कैटेगरी में आएंगे, यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ऐसे लोग जो क्या करते हैं, हु गवर्न द लॉ. ठीक है, दे आर देयर टू गवर्न लॉ, या यू कैन से इसको एक और आसान भाषा में लिख देता हूं, रेगुलेट लॉ. ठीक है, एनफोर्स भी लिख देता हूं, आपको 2-3 नाम दे देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा. या गवर्न करना, या रेगुलेट करना, या फिर क्या करना, एनफोर्स करना लॉ को. और सर जब मैंने बोला गवर्न, तो गवर्न वन से बनता है क्या, गवर्नमेंट. गवर्नमेंट गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट सर होगी जो क्या करेगी, इसको गवर्न करेगी, गवर्न करेगी, राइट. अब सर क्या हुआ पता है क्या, अब एक बात बताता हूं आपको, सुनिए अच्छे से, अब बात सुनिएगा अच्छे से. अभी मैं चाहता हूं कि आप बुक इस पे ना ध्यान दे और सिर्फ मेरे पर ध्यान दे. ठीक है, सिर्फ मेरे पे ध्यान देंगे आप अच्छे से. मुझे बताइए, आपको पता है एक बहुत फेमस केस हुआ था हमारे कंट्री में जिसका नाम था वोडाफोन टैक्स केस. देयर वाज अ फेमस केस कॉल्ड एज वोडाफोन टैक्स केस. आपको पता है वहां पे क्या हुआ था, वहां पे तकरीबन 12,000 करोड़ का टैक्स की अमाउंट थी. ठीक है, आई विल नॉट गोइंग टू डिटेल क्योंकि मेरा टैक्स का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे इससे कोई समझाना कुछ है जो आप समझिए अच्छे से. तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास का टैक्स की अमाउंट थी. जो वोडाफोन ने बोला सर हम लोग इंडियन कंपनी नहीं है, हम लोग सर फॉरेन कंपनी है और हम लोग इंडिया में लॉ नहीं भरेंगे, मतलब सॉरी टैक्स नहीं भरेंगे. ठीक है, इंडिया में टैक्स नहीं भरेंगे, हम लोग सर फॉरेन कंपनी है तो हम सर टैक्स वहां भरेंगे. आपने पढ़ा होगा ना इनकम टैक्स. इनकम टैक्स के मुताबिक आपने पढ़ा होगा वो कंसेप्ट होता है स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, R&OR, NOR, सब सुना पढ़ा होगा. ठीक है ना, तो उन्होंने बोला सर कि हम लोग इंडिया में लॉ के मुताबिक टैक्स नहीं भरेंगे, हम अपनी टैक्स अपने कंट्री में भरेंगे. बोला ठीक है. 12,000 करोड़ का टैक्स आता था, वोडाफोन ने टैक्स नहीं भरा. और जो हमारे गवर्नमेंट थी, इनकम टैक्स एक्ट, CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उन्होंने बोला सर टैक्स तो भरना पड़ेगा, टैक्स तो भरना पड़ेगा. वोडाफोन ने बोला नहीं भरना पड़ेगा. अच्छा मुझे बताइए, वोडाफोन के पास क्या आपको लगता है कि कोई कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह नहीं होंगे? सर कितने होंगे, कितने ही सारे CA, कितने ही सारे CS, कितने सारे CMA, लॉयर्स, इनकी टीम रखी होगी किसने, वोडाफोन ने. डेफिनेटली हाँ या ना, बिल्कुल रखी होगी सर. तो मुझे बताओ सर, इनके टीम वालों ने इनको क्या बताया, आप टैक्स मत भरो. मतलब वोडाफोन के हिसाब से दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट वी शुड नॉट पे द टैक्स, वी शुड नॉट पे द टैक्स. एंड CBDT जो है वो बोलता है नहीं नहीं सर टैक्स तो भरना पड़ेगा. मुझे बताइए सही कौन है, वोडाफोन सही है कि CBDT सही है? एंड बिफोर आप कुछ बोले मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, सर ये सही है कि गलत है ये कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि पंगा ये हो रहा है कि CBDT ने लॉ को पढ़ा. अच्छा वो एक ही इनकम टैक्स पढ़ता है, इनकम टैक्स हमारे कंट्री में एक ही है, दोनों के दोनों ने एक ही लॉ पढ़ा. बट पंगा क्या हुआ, पंगा ये हुआ कि वोडाफोन ने लॉ पढ़ने के बाद उसको इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से और CBDT ने इंटरप्रेट किया अपने हिसाब से. इट्स नथिंग टू डू विथ द प्रोविजंस, इसको कोई संबंध नहीं है किससे, प्रोविजन से. इट्स जस्ट दैट दोनों ने अपना अपना लॉ पढ़ा. ठीक है, दोनों अपना अपना लॉ पढ़ा. मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, फिर हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर अच्छे से. ठीक है ना, एग्जांपल ऐसा है, मैंने आपको पूछा कंपनी एक्ट का, अभी वोडाफोन को बाजू रखते हैं, मैंने कोई एग्जांपल लिया, हमारे कंपनी एक्ट में एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 96, जो बात करता है किसको लेकर, AGM को लेकर. ठीक है, AGM को लेकर, सुनना अच्छे से, AGM, एनुअल जनरल मीटिंग. और वहां पे लिखा हुआ है एवरी कंपनी मस्ट होल्ड, अच्छा मस्ट को मैं थोड़ा अच्छा लिख देता हूं, मस्ट होल्ड एन AGM एवरी कैलेंडर ईयर. ठीक है, अब सुनना अच्छे से मेरी बात को, आप लॉ को पढ़ने में मजा आएगी आपको. ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी मस्ट होल्ड एन AGM एवरी कैलेंडर ईयर, ये लिखा हुआ है सेक्शन 96 में. अब सर मुझे बताओ, ये लॉ में लिखा हुआ है, ये कौन से कैटेगरी में आ गया सर, ये आ गया लेजिस्लेचर में. ठीक है ना, लॉ में लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा भी दूंगा बाद में. अब सर किसी कंपनी ने लेट से OPC 1% कंपनी, इसने ये AGM लिया नहीं, इसने ये AGM नहीं ली, जबकि MCA ने, मिनिस्ट्री ने बोला कि नहीं सर आपको तो AGM लेनी पड़ेगी, क्योंकि लिखा हुआ है सेक्शन 96 में क्या, एवरी कंपनी, गौर फरमाइएगा क्या लिखा हुआ है, एवरी कंपनी मस्ट टेक AGM. तो फिर सर आपकी कंपनी प्राइवेट हो, पब्लिक हो, कोई भी कंपनी हो सर, आपको तो सर AGM लेना होगा.
और सर अगर मान लो गूगल है, गूगल, इसको भी बोला एजीएम लेनी पड़ेगी। गूगल बोलता सर मैं एजीएम क्यों लूं यहां पे, मैं तो लूंगा सर अपने कंट्री में, मैं क्यों लूं तुम्हारे इंडिया में। नहीं नहीं सर, हमारे लॉ में लिखा हुआ है एवरी कंपनी। तो गूगल बोलता सर मैं नहीं लेता, कंपनी लॉ बोलता लेना पड़ेगा। तो सर मैटर कहां जाएगा पता है आपको, मैटर जाएगा जुडिशियरी में, दैट इज कोर्ट में। एंड दैट्स वाई हमारे पास तीसरा पिलर है जो मैंने आपको बताया था, वी हैव द थर्ड पिलर, इसका नाम यहां पे क्या हो गया सर, जुडिशरी। ठीक है, जो क्या करते हैं यहां पे पता है आपको, लॉ को क्या करते हैं, टू सेटल द डिस्प्यूट। सो वी वर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ वोडाफोन ऑल्सो, वहां पे भी यही हुआ, न वोडाफोन गलत न सीबीडीटी गलत ये हुआ कि सर इन्होंने लॉ को शायद ढंग से पढ़ा नहीं, तो मैटर गया कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने बोला बच्चे इधर आ, मैं समझाता हूं उसको कैसे समझे। अभी रिसेंट की एग्जांपल की बात करो, अगर आपको पता है कोविड चल रहा है और सीबीएसई और आईसीएआई, ये दो एग्जांपल हम ले सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने क्या बोला, हम तो सर एग्जाम लेके रहेंगे, कैसे भी हो जाए। बच्चे ने बोला सर नहीं सर एग्जाम नहीं हो सकती सर, पॉसिबल नहीं है, होगी नहीं होगी। मैटर पता है कहां गया, जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कहां एग्जाम, हलवा चल रहा है, प्रसाद बट रहा है, लंगर लगा हुआ है, चलो बैठो खाना खाने, क्या एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होंगी, ना सीबीएसई बोर्ड की एग्जाम होगी और ना सीए वालों की एग्जाम होगी। और सर अभी सीबीएसई रिजल्ट कल परसों में आए, फिर अब पता होंगे आपको, तो अभी रिजल्ट आए, सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला खत्म, नथिंग डूइंग, कोई एग्जाम नहीं, और उसे बोल दिया मतलब पत्थर के लकीर, क्योंकि वो जुडिशरी है, दैट इज कॉल्ड एज, इन शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं कोर्ट्स। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से इस बात को, पूरे अच्छे से, ठीक है, कोर्ट्स। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए और लिख लीजिएगा, क्योंकि सर ये पिलर्स हमारे संविधान के, ठीक है। आई विल मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू गाइस सो दैट यू कैन इवन राइट इट डाउन और यू कैन टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस, ठीक है। जल्दी से लिखिएगा, फिर आगे बढ़ना चालू करेंगे। बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और मजा भी आ रही होगी ये समझने के लिए अच्छे से कि सर किस तरह से बात हो रही है। ये प्रीति मिश्रा, फिर एंड ऑफ द डे वोडाफोन को टैक्स भरने के लिए बोला गया, क्योंकि सर कंपनी ने टैक्स क्यों भरना इंडिया में, क्योंकि उन्होंने रेवेन्यू कहां से अर्न किया, इंडिया से अर्न किया, और जब उन्होंने इंडिया से अर्न किया तो उनको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात प्रीति, गोपी कृष्णा, यस प्रीति, गोपी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है सब लोगों के आंसर देख करके। सो आई होप यू अंडरस्टूड दैट कि सर इस हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से कि लोगों का टैक्स भरना या फिर कंप्लायंस करना, ये सब चीजों को करना कंपलसरी है। बट कहीं अगर लोग नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज मियरली बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, इट इज जस्ट बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लॉ। पता है गड़बड़ क्या होती है, किसी की इच्छा नहीं है लॉ को तोड़ने की, शायद ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि सर उनको शायद बच्चे से पता नहीं कंप्लायंस क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या बोला है पार्लियामेंट ने, वो लिख के तो चले गए। अब बताओ ये क्यों हो रहा है, वॉट एवर दे सेड वो लिख के चले गए। फिर से इनको बोला, ये लोग क्या करते हैं, लॉ को इंप्लीमेंट करवाते हैं। बस कई बार इन लोगों में झगड़ा होता है, ये बोल के चले गए, ये कर रहे हैं, तो इसलिए सर एंड में हमको कहां जाना पड़ता है, कोर्ट्स के पास। वी गो टू द कोर्ट्स एंड आस्क देम, कृपया करके हे भगवान हमको आए और बताए, पथ प्रदर्शित करे, रास्ता बताए, ये रॉन्ग नंबर है ना। और कोई तो भी फिरकी ले रहा है आपकी, समझ नहीं आ रहा है कि सर लॉ कैसे पढ़ना है। ऐसे में द कोर्ट्स आर देयर हु विल कम एंड हु विल हेल्प यू टू इंटरप्रेट दैट, सेटल द डिस्प्यूट, और एक कोर्ट का काम है। तो 3 पिलर हमारे हैं। तो अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं फाइनली, तो आप इसको लिख लीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल, सर एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल मैं आपको 2 दे देता हूं। पहला एग्जाम्पल, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये कहाँ आएगा सर, ये आएगा लेजिस्लेचर में, लॉ बना है। उसको चलाने वाला कौन है सर, सीबीडीटी। वेरी गुड सर, चलाने वाला सीबीडीटी है। और सर लफड़ा हो तो कहाँ जाएगा मैटर जाएगा कोर्ट में सर। वेरी गुड सर, कोर्ट का नाम लिख लेते हैं हम लोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ पे। और दूसरा हमारा जो सर सिलेबस है कंपनी लॉ, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। लेट्स टेक एग्जाम्पल नंबर 2, कंपनीज एक्ट 2013। ये हमारा कंपनीज एक्ट हो गया। हु रेगुलेटेड, सर एमसीए, इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, या फिर इसके अंदर में इन्होंने बनाया है बहुत सारे आरडी। पूरा इंडिया एक है, बट सर पूरे इंडिया को अकेले एमसीए रेगुलेट नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या बनाया, बहुत सारे आरडी बनाए, रीजनल डायरेक्टर बनाए। उसके अंदर में उन्होंने बनाया आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज बनाई। और ये सब क्या करते हैं, लॉ को एग्जीक्यूट करते हैं,
कंट्री में गवर्न करते हैं। और सब कुछ भी लफड़ा हुआ तो मैटर कहाँ जाएगा, NCLT या फिर NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, आई होप समझ रहे हैं अच्छे से बात को। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। आई होप आप फिर से देख सकते हैं इसको, एंड आई अगेन मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू सो दैट आप देख पाए इसको अच्छे से क्लियरली। ठीक है, कि इनकम टैक्स एक्ट, उसका एग्जीक्यूटिव जो है वो कौन है, सीबीडीटी, एंड जुडिशरी कौन है सर, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सेम अगर मैं बात करूं हमारे सिलेबस की, कंपनीज एक्ट की, तो सर कंपनीज एक्ट एक लॉ है जो कहां पास हुआ था, सर पार्लियामेंट में। वेरी गुड सर, उसका नाम हो गया कंपनीज एक्ट। बट सर कंपनी खुद थोड़ी चलता है, उसको चलाने वाला कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री। उसने अकेले में खुद से नहीं तो उससे क्या बना दी, और बहुत सारी बना दी आरडीज। इंडिया में हमारे 7 आरडीज है, मैं आपको बताने वाला थोड़ी देर बाद। वी हैव अराउंड 7 आरडीज। ठीक है, देन वी हैव अराउंड 24-25 आरओसीज इन इंडिया। 24 के आसपास हमारे कंट्री में आरओसीज है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बट सर हमारे पास अगर कुछ भी लफड़ा हुआ तो वी नेवर गो टू सुप्रीम कोर्ट, वी नेवर गो टू हाई कोर्ट। वी हैव अवर स्पेशल ट्राइब्यूनल नॉन एज NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और अगर वहां से हारे तो कहां जाओगे आप, सर उसके ऊपर जिसका नाम पड़ा NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। और वहां से भी हारे तो कहां जाओगे सर आप, वहां जाओगे, आप जाओगे किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, आखिरी में सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, ग्रेट, गुड गुड। दिव्या पूछता CBDT का फुल फॉर्म क्या है, CBDT मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, एंड ये आपको समझ में आ रहा होगा। राइट गाइस, चलिए बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है भाई आपको पढ़ाते हुए। और जिस हिसाब से इतने सारे बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं और आप क्वेश्चन का रिप्लाई कर रहे हो, आई एम लाइकिंग इट, एंड मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आ रहा होगा सब्जेक्ट में, कहानियों में। ठीक है ना, यस। सुप्रीम कोर्ट में डिफीट हुआ तो भाई भगवान, सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले बोला सबको पता है सुप्रीम कोर्ट इज अ फाइनल एपेक्स कोर्ट इन द कंट्री। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बात खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अथॉरिटी बचती नहीं है। ठीक है, वो फाइनल अथॉरिटी बचती है सुप्रीम कोर्ट। चलिए गाइस, अच्छा इसको मैं नाम देता हूं। आपने 3, आजकल तो देखो आपने सुना होगा, आजकल तो रामायण देखी होगी सबने, है ना, रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी। अब रामायण महाभारत में 3 भगवान का जिक्र बहुत बार हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है ना, ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। हु इज ब्रह्मा, बताओ ब्रह्मा भगवान कौन है, बताओ क्या क्या, उनका क्या प्रोफाइल है, उनका वर्क प्रोफाइल क्या है ब्रह्मा भगवान का, एनीवन? ब्रह्मा भगवान का वर्क प्रोफाइल क्या है, क्या काम करते हैं वो हमारे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में? यस यस, त्रिदेव, है ना। ब्रह्मा भगवान का क्या काम होता है, व्हाट ही डज? हाँ यस, अंकुश बोलते हैं सर क्रिएटर, गुड। वासुदेव क्रिएटर, शिवानी बोलती क्रिएटर, चेतन क्रिएटर, गुड गुड गुड, क्रिएटर। तो सर हमारे भाषा में अगर मैं बात करूं तो जो लेजिस्लेचर होता है, लेजिस्लेटिव, वो कौन है सर, क्रिएटर है। वो उन्होंने लॉ को बनाया, बराबर। शिबू जी डिस्ट्रक्शन नहीं है, डिस्ट्रक्शन नहीं करते ब्रह्मा भगवान, ठीक है ना। वो सिर्फ क्रिएटर है, वो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है, नॉट वर्ल्ड, वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स, ब्रह्मांड को बनाने वाले कौन, ब्रह्मा भगवान। देन दूसरे हमारे भगवान है जो कौन है, विष्णु भगवान। उनका तो एक ही काम है सर, क्या काम है उनका, व्हाट इज द वर्क प्रोफाइल ऑफ विष्णु भगवान? उनका क्या काम है सर, अलग अलग समय पे क्या लो, अलग अलग धरती पर रूप लेते जाओ, अलग अलग रूप लो, अलग अलग अवतार लो। त्रेता युग हो, ठीक है ना, सतयुग हो, या फिर आज का कलयुग हो, वो क्या करेंगे, वो अपना नया अवतार लेंगे एंड ही विल कम टू द अर्थ, धरती पे आएंगे और कंट्री को चलाएंगे, दुनिया को चलाएंगे। व्हाट ही इज अ मैनेजर, यू कैन से, ही इज अ प्रिजर्वर, बराबर। ही गवर्न द कंट्री, ही गवर्न द वर्ल्ड, ही गवर्न द यूनिवर्स, ही मैनेज द यूनिवर्स, गवर्न, एग्जीक्यूटिव। तो सर हमारे ब्रह्मा भगवान कौन हो गए, लेजिस्लेटिव। हमारे विष्णु भगवान कौन हो गए सर, वो हो गए हमारे एग्जीक्यूटिव। आई होप समझ में आ रहा है आपको, लिंक लग रही है अच्छे से, इंटरेस्टिंग है। इसका एग्जाम में कोई संबंध नहीं है, बट सर आपको जहन में बैठने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए, आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म के लिए फिट हो जाएगा। यस, पालन करता, पालनहर्ता, ठीक है ना। और तीसरे हमारे भगवान महेश, ऑल्सो कॉल्ड एज AKA शंकर भगवान, इनका काम क्या होता है, ही इज अ डिस्ट्रॉयर। बट डिस्ट्रॉयर लोग गलत समझते हैं, वो एक्चुअली डिस्ट्रॉयर नहीं है, वो जुडिशियरी है। उनके पास एक थर्ड आई होता है, सुना होगा आपने, उनके पास एक तीसरी आंख होती है। वो तीसरी आंख जो है वो क्या करती है, चीजों को एक्स्ट्रा देखती है,
हमारे कंट्री में जो कोर्ट्स है वो हमारी तीसरी आंख है। और बोलते सर कोई भी अगर गलत काम करेगा, है ना, किसी ने भी अगर कानून की, लॉ सिस्टम की मां की आंख करी तो इनकी तीसरी आंख खुलेगी, किनकी? जुडिशरी की। ठीक है ना। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, हमारे कंट्री में लॉ को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कंट्री में लॉ फॉलो नहीं हुआ, कोई भी लॉ, तो फिर सर हमारे कंट्री के जो शंकर भगवान है, महेश है, वो कौन है? वो है जुडिशरी, कोर्ट्स। फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, या फिर वो फॉर दैट मैटर आपके एनसीएलटी हो, कोई भी हो, दे विल ओपन द थर्ड आई एंड दे विल मेक श्योर लॉ को फॉलो करवाना कैसे। बात समझ में आ रही है आपको? इंटरेस्टिंग है। तो ये तीन जो भगवान हमारे रियल लाइफ में हमने पढ़ते हैं, मैथोलॉजी में, रामायण, महाभारत, गीता, हर तरफ सुना होगा आपने। तो ये तीन भगवान जो है, वही तीन भगवान का रोल हमारे भी कंट्री में होता है और हमारे भी सिस्टम में है। ये समझ में आपको आ गया होगा अच्छे से। कौन से? तो तीन भगवान मैंने आपको बता दी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राइट। सो सर ये हमारे हो गए ब्रह्मा भगवान, लेजिस्लेचर वाले, ठीक है। ये हमारे हो गए विष्णु भगवान, जो सर समय समय पर आके क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, कभी एमसीए बनकर, कभी आरडी बनकर, कभी, क्योंकि सर शंकर भगवान, वो विष्णु भगवान, राम जो थे वो विष्णु भगवान ही थे, और जो कृष्ण थे वो भी विष्णु भगवान थे, नरसिम्हा जो थे वो भी विष्णु भगवान थे। सो सर ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं, अलग अलग कैरेक्टर बन के आते हैं और सर आपको सिखाते हैं लॉ का पार्ट। और फिर भी समझे नहीं तो उनके कलीग है सर, वो आते हैं और वो समझाएंगे आपको, बेटा ऐसे होता है काम। So this is how they make sure that law is followed in the country. I hope you understood this in a fun way, but it's not a fun way. End of that is a reality. Yes, they are the three famous people of our country. तो ये इतना फन वे तो लिया, लेकिन ये सर इतना भी फनी नहीं है, बहुत बेहतरीन है दिमाग में फिट होने के लिए। परफेक्ट, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ यू विल अंडरस्टैंड एंड फॉल इन द लव विथ कंपी लॉ, राइट गाइस। चलिए भाई, मजा आ रहा होगा आपको। लेट्स गो अहेड एंड कम टू द टॉपिक नाउ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक पॉइंट्स। चलिए कहाँ हैं हम लोग, कहाँ थे भाई? आते हैं आपके नोट्स में, ये रहा, ठीक है। नाउ सर कंपनी एक्ट है कैसा, कितना बड़ा कंपनी एक्ट है? नाउ लेट मी टेल यू, कंपनी लॉ के टोटल सेक्शन जो हमारे वो है 470। ये है नहीं, थे कंपनी लॉ में 470 सेक्शंस थे। आज हमारे कंपनी लॉ में सही बताऊं तो 430 सेक्शंस के आसपास बचते हैं, है ना। इतने सेक्शन बचे हमारे। सर बाकी कहाँ गए सर? सुनिए अच्छे से, आज हमारे पास करीबन 429 सेक्शन बचे हुए हैं। सर व्हाट अबाउट 41 सेक्शन अक्रॉस? सर 41 तो खा गए आप। हाँ मैं खा गया। कहाँ खा गया मैं बताता हूं आपको। एक अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। अभी तक एक कंपनी का एक सेक्शन, अभी तक के एक्ट बन के 7 साल हो गए। 2013 में लॉ बना था, आज 2020 चल रहा है। मोर देन 7 years हैज बीन इलैप्स्ड, स्टिल देयर इज वन सेक्शन विच इज येट टू बी नोटिफाइड। और 40 सेक्शन जो है हमारे कंपनी एक्ट के, वो हो गए रिपील हो गया। वो कहां चले गए सर? वो चले गए हमारे आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये आपको पढ़ने मिलेंगे आपके अलग अलग सिलेबस में। एंड व्हेन यू गो टू द लास्ट लेवल ऑफ योर सिलेबस, आपको वहां भी पढ़ने मिलेगा आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये अगर मैं 2 सेक्शन हटा भी दूं तो सर नाउ वी हैव अराउंड 429 सेक्शंस। 429 सेक्शंस हमारे सिलेबस में है। और पूरा नहीं पढ़ना है हमको सर, इतना पूरा नहीं पढ़ना है हमको इतना, इसलिए हमको आधे से कम पढ़ना है। वी आर नॉट सपोज टू स्टडी द होल पार्ट, राइट। सो दिस इज व्हाट इज अवर सेक्शंस पूरा, ठीक है ना। देन आई टोल्ड यू हमारे 3 पिलर आप देख लीजिए, वही मैंने बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इसमें विष्णु भगवान जो थे ना, वो अलग अलग क्या कर लेते थे? अवतार। तो सबसे बड़ा हमारा कौन है सर? MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कैन एनीवन टेल मी हु इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर कौन है आज? इफ एनीवन कैन कमेंट वेरी क्विकली इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी बताइए कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्टर। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मिनिस्टर ऑफ रेल का कौन है, दूसरा आप बोलेंगे सर पीयूष गोयल। होम मिनिस्टर कौन है? सर हमारे मोटा भाई है ना, अनुराग ठाकुर। क्या बात कर रहे हो भाई? आर यू श्योर? अनुराग ठाकुर? क्या बात है, कितने लोग बोले अनुराग ठाकुर। अब आया दूसरा आंसर, निर्मला जी, निर्मला सीतारमन। What about others? You should have this common knowledge. There is a clash between Anurag and Nirmala Sitharaman. Anurag Thakur, Nirmala Sitharaman. Anurag Thakur, Nirmala Sitharaman.
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA। हाँ जी बताइए, और कोई आंसर देना चाहता है? ये आपका MC की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। जी नरेंद्र मोदी, अरे सर वो तो हमारे पालनहार है। मोदी जी, अरुण जेटली साहब की डेथ हो चुकी है मैडम ऋचा जी, अरुण जेटली साहब को स्वर्ग सिधारे हुए कई समय हो गया है। ही वॉज देयर, यस ही वॉज देयर बिफोर 2019 की इलेक्शन के पहले वो थे जेटली साहब, अब नहीं है। भगवान को प्यारे हो गए वो भी, अभी नहीं है जेटली साहब। यस, आंसर इज निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन इज अ कैबिनेट मिनिस्टर, और जो स्टेट मिनिस्ट्री है वो अनुराग ठाकुर के पास है। लेट मी टेल यू, कोई बच्चा यहाँ पे गलत नहीं है, सिवाय एक दो लोगों के जिन्होंने जेटली साहब को भी बुला लिया, ठीक है, नहीं नॉर्मली। हाँ यस, मैंने बताया था आपको ना, कॉन्टेक्स्ट में अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, अगर आप जाएंगे तो आप देख सकते हो अच्छे से, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट। आई वॉज कमिंग टू देयर ओनली। तो शी इज हैंडलिंग टू प्रोफाइल्स, वन इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फिर हाँ यस, अंकित इज गिविंग राइट आंसर, MOS मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। स्टेट का जो एरिया है वो कौन देखता है? वो देखते हैं हमारे कौन, अनुराग ठाकुर जी, ठीक है ना। तो वो भी वहीं पर है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर आप आएंगे ना मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में, तो ये भी देखो सर आप, अनुराग ठाकुर जी यहाँ पे है, अनुराग ठाकुर जी है। आपने देखा होगा हमारे जो इंस्टीट्यूट के वेबिनार्स होते हैं कई बार, उस पर ठाकुर जी आए हैं, ठीक है, तो वो भी है बिल्कुल। बट अगर मैं बात करूँ, ये तो स्टेट के हो गए ना, स्टेट के हो गए। मैं बात करूँ अगर कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात करूँ, तो आंसर है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छी बात है, ये सब बातें मालूम हो चाहिए। करंट अफेयर्स यू शुड हैव द नॉलेज एंड ऑल। तो MCA की जो मिनिस्टर है वो है निर्मला सीतारामन, एंड जो स्टेट मिनिस्ट्री देखते हैं वो कौन है? अनुराग ठाकुर। तो जितने भी लोग थे, हैट्स ऑफ टू ऑल, आंसर सही है, लेकिन फिर भी वही बात है कि वेरी मच परफेक्ट, ठीक है, यू शुड गिव अ परफेक्ट आंसर इन ऑल दिस थिंग्स, राइट। चलिए भाई, तो ये सब बातें हमने कर ली, ये आप देख चुके अच्छे से किस एंगल से हमने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है ना, राइट। ये सब बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। फिर भी हैव RDs। तो आई टोल्ड यू इंडिया में 7 RDs है। आप अगर देखेंगे तो इंडिया में 7 RDs है, 7 RDs है, 7 रीजनल डायरेक्टर है, ठीक है ना। रीजनल देखो, इंडिया एक हो गई तो उसका जो हेड हो गई वो निर्मला मैडम हो गई, या फिर अनुराग ठाकुर जी हो गए, ठीक है ना, ओके। बट सर अभी ये पूरी इंडिया को अकेले लोग चला सकते नहीं, तो इन्होंने इंडिया को डिवाइड किया 7 भागों में, रीजन में बनाया, ठीक है ना। जो सबसे बड़ा हो गया ईस्ट रीजन, जो कलकत्ता की तरफ चला गया, ठीक है, तो उसका जो ऑफिस है वो कलकत्ता में आ गया। फिर चला गया सर सदर्न रीजन, सदर्न मतलब साउथ में चला गया, और तो उसको उन्होंने दे दिया चेन्नई में, सदर्न में। तो ईस्ट पूरा हो गया उधर, सदर्न यहाँ पे आ गया, ठीक है सर। फिर नॉर्दर्न आ गया, तो वो तो ऑफिस तो दिल्ली में होगा, नॉर्दर्न दिल्ली में चला गया, उसमें फिर आपका जो हरियाणा है, पंजाब है, वो सब वहाँ पे कवर हो जाता है, ठीक है ना। फिर बचता है वेस्ट, जहाँ पर कि मैं रहता हूँ, और वो आता है सर मुंबई में, दैट इज मनमोहन जुनेजा जी हमारे RD है, रीजनल डायरेक्टर, रीजन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो 4 होगा सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब इन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा अलग अलग किया है, नॉर्थ वेस्ट किया है, नॉर्थ वेस्ट किया है। नॉर्थ वेस्ट मतलब गुजरात तरफ, नॉर्थ वेस्ट। आई होप यू कैन इमेजिन मैप, दिमाग में मैप इमेजिन करो, नॉर्थ वेस्ट, तो राजस्थान और गुजरात तरफ का जो एरिया है वो चला गया, देखो गुजरात, अहमदाबाद, तो वो चला गया कहाँ पर, आपके नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करूँ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब सर कहाँ चला गया सर, सोचिए जरा, कटक, भुवनेश्वर, है ना, मैप को देखो जरा, साउथ ईस्ट बंगाल के नीचे, तो वो चला गया। तो इफ यू सी दैट, वो चला गया हैदराबाद तरफ, है ना, साउथ ईस्ट चला गया। और सर बचता आखिरी में 7वां है, जो है नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, जहाँ पे कि मणिपुर, मिजोरम, है ना, मेघालय, नागालैंड, ये सब, तो ये आता है वहाँ पे जो शिलोंग में। तो दिस इज हाउ वी हैव अराउंड 7 RDs इन द कंट्री। सो सबसे बड़ा एक मिनिस्ट्री है ना, एक पूरी मिनिस्ट्री। सर कितनी मिनिस्ट्री हमारे कंट्री में, तो ऑब्वियसली सर एक मिनिस्ट्री होगी, एक मिनिस्ट्री होगी, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ रेल एक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक, वैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एक। बट सर अकेला थोड़ी काम करता है, तो उससे सर बनाया है हमारे कंट्री में 7 RDs, रीजनल डायरेक्टर्स। अब सर मैं बात करूं जैसे वेस्ट RD, अब वेस्ट RD में क्या आ गया सर, मुंबई में है, बट वेस्ट RD क्या क्या कवर करता है, गोवा कवर करता है, पूरा महाराष्ट्र कवर करता है, उसमें मुंबई आ गया, पुणे आ गया, नागपुर आ गया, नासिक आ गया, MP आ जाता है उधर में। तो दिस इज हाउ उन्होंने वो डिवाइड करके रखा हुआ है,
तो सर उसके लिए भी उन्होंने क्या बनाया, स्टेट वाइज क्या बना है, आरओसी बना है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और वो हर स्टेट में बनाए उन्होंने, हर स्टेट में बनाए। जो स्टेट बड़े हैं, जो स्टेट बड़े हैं, जो स्टेट बड़े हैं वहां पर क्या बना दिया इन्होंने, वहां पे क्या बना दिया उन्होंने, दो आरओसी बना दिया। जो स्टेट छोटे हैं वहां पे एक ही है, कई पे साथ दो जगह पर भी है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया अच्छे से, ये 7 आरडी हमारे नोट्स, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना अच्छे से। इफ यू गो टू द नोट्स, आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बता दूं अभी से अच्छे से, किसी को अगर नोट्स चाहिए भी है, आई विल टेल यू क्विकली राइट नाउ ऑल्सो। यू जस्ट गो टू माई वेबसाइट दैट इज कॉल्ड एज बुक माई लेक्चर्स, ठीक है, यहाँ जाइएगा बुक माई लेक्चर्स में, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वहां जाएंगे, ऊपर में एक ऑप्शन आएगा ई लाइब्रेरी का, ई लाइब्रेरी, बराबर, वहां जाएंगे CS एग्जीक्यूटिव में, और आप जाके क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे, बस इतना ही करना है आपने, कुछ भी नहीं करना है। सो अभी भी ये वीडियो खत्म कर जाइएगा, ओपन द वेबसाइट बुक माई लेक्चर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, जाना है ई लाइब्रेरी में, क्योंकि ई बुक है ये, तो गो टू ई लाइब्रेरी एंड देन वहां पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। यू नीड टू लॉग इन इट, तो लॉग इन कर लीजिए वेबसाइट में, क्योंकि इसके अंदर में हमारे ये सब होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे। फ्यूचर में हम लोग क्या लेने वाले, इसके अंदर में टेस्ट सीरीज लेने वाले, और आप लोग टेस्ट जब देंगे यहाँ पे तो मैं आपकी क्विज लूंगा, ठीक है, आपके क्विजेस भी होंगे, आपके लाइव टेस्ट भी होंगे, तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें होगी इस वेबसाइट पे। तो इसलिए वेबसाइट में आप क्या कर लीजिए, जरूर से जाके लॉग इन जरूर कर लीजिएगा। अभी तो मेरा मास्टर लॉग इन है, क्योंकि मैं इसका क्रिएटर भी हूँ, ओरिजिनेटर भी हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ठीक है ना। सो मेरे पास इसका लॉग इन आईडी है, बट एनीवेज यू गो एंड डू इट, राइट, एनीवेज। सो ये आपको पूरी नोट्स मिल जाएंगे आफ्टर द लेक्चर, यू कैन गो एंड डाउनलोड द नोट्स, ठीक है, सो दैट जब आप कल पढ़ने आओगे तो आपके पास होना जरूरी है। वैसे ही मैंने बताया आपको बहुत सारे आरओसीज है हमारे पास, तो मैंने बता दिया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का आरओसी एक ही है हैदराबाद में, ठीक है। अच्छा वो भी देखते चलते हैं, आपको कंफ्यूजन ना, इसलिए वो भी दिखा देता हूं फटाफट से। आरओसी, ये देखिए आरओसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश दोनों का ऑफिस ऑब्वियसली हैदराबाद में ही है, ठीक है ना, हैदराबाद में ही, और एक विजयवाड़ा में, ठीक है, हैदराबाद। और व्हेन यू टॉक अबाउट तेलंगाना तो वो भी अलग है, तो अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद पंजाब, हिमाचल, सबका लिखा हुआ है। व्हेन वी टॉक अबाउट 2 स्टेट्स, वी हैव इन आवर कंट्री 2 स्टेट्स, कौन से, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, जहां पे दो आरओसीज है। सर बताओ सर कैसे, देखो महाराष्ट्र, वहां पे 2 आरओसी है, मुंबई एंड पुणे, आई होप आप देख पा रहे होंगे, मुंबई एंड पुणे। तो महाराष्ट्र में 2 आरओसीज है, मुंबई में एक है, पुणे में एक है, एंड सेम इन तमिलनाडु, एक है चेन्नई में, एक है कोयम्बटूर में, चेन्नई को। बाकी आप देखोगे सर हर स्टेट में एक ही आरओसी है, और कुछ कुछ तो सर 2 स्टेट में, 3 स्टेट में मिलाकर एक है। जैसे अगर आप एग्जांपल ये देखो, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल सब मिलाकर एक ठोक दिया है, कहां पर सर, इधर में। इफ यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, वहां पे सब एक मिलाकर ही है, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ ईस्ट में आपको पता ही है कि सर ज्यादा बिजनेस नहीं है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या मिलता है आपको, बहुत ज्यादा यू कैन सी अबाउट टूरिज्म, पर सर उतनी ज्यादा, क्योंकि वहां पे सब हिली एरियाज है, वहां पर आपको सर ज्यादा कंपनीज या बिजनेस नहीं मिलेगा, तो वहां पे सर इतनी सारी कंपनियां खुलती नहीं है। तो वहां पे देखो सर आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब को मिलाकर शिलोंग में क्या है, एक चीज आपको मिल जाएगी, राइट, आपको मिल जाएगी लाइक दिस। तो उत्तर प्रदेश का अलग है, उत्तराखंड का देहरादून में है, उत्तराखंड का मैं बात करूं तो देहरादून में, लाइक दिस। सो ये सब एग्जाम में नहीं आएगा डेफिनेटली, बट पता है आपको क्या होगा, आपका जो एग्जाम्पल है वो बहुत काफी स्ट्रांग होगा। सर एग्जाम्पल बताओ कैसे, एग्जाम्पल ऐसा होगा कि फ्यूचर में जब आपको कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, लेट से आपको केस लॉ आया एग्जाम में, और उन्होंने पूछा आपसे कि सर दे हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, लेट से दे हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, उसका नाम रखा उन्होंने कि एक कंपनी है जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है, या फिर उनका हेड ऑफिस महाराष्ट्र में है, और या महाराष्ट्र में नहीं है तो गुजरात में है ना, गुजरात में है सर। अब सर गुजरात में सूरत भी आता है, वडोदरा भी आता है, अहमदाबाद भी आता है, तो आप ध्यान रखिएगा गुजरात में आरओसी तो कहाँ है, अहमदाबाद में। तो अगर मान लो कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है, बोला है गुजरात में, एंड दे वांट टू शिफ्ट टू दिल्ली, तो यू कैन ऑलवेज राइट इन द एग्जाम दैट द आरओसी विच इज इन गुजरात विच बिलोंग्स टू इन अहमदाबाद। तो व्हाट विल हैपन, पता है कि आपको एक इंप्रेशन जो एग्जाम में आपको पड़ेगा वो थोड़ा अलग पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा यार इस बच्चे को ये भी पता है कि गुजरात में कहाँ आता है ना, नॉर्थ ईस्ट में कहाँ आता है। तो दिस इज हाउ यू कैन पुट अ गुड इंप्रेशन, राइट गाइस। सो दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग दिस पॉइंट्स, तो सर आपको ये मालूम पढ़ते रहे अच्छे से कि किस तरह से ये सब बातें होगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेक्शंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सर टॉप का जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, सबसे बड़ा कौन, एमसीए, उसके नीचे आरडी, उसके नीचे आरओसी,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेकेंड पॉइंट नंबर में कौन आएगा हमारे आरडीज, रीजनल डायरेक्टर, एंड थर्ड नंबर पे कौन आएगा हमारे आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, राइट गाइस, समझ में आ गया कुछ अच्छे से? तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड डू इट। परफेक्ट, जम गया अच्छे से? ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट नंबर 2, हमारा पेज नंबर 2 हमने कवर किया, और थर्ड भी हमने कवर कर लिया। सर हमको पढ़ना कैसे? मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा? ठीक है, मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा? मैंने आपको बोला हमेशा मैं पढ़ाऊंगा एज पर सेक्शन। ठीक है, अब इसके मुताबिक अगर आप पढ़ेंगे तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड यू नीड टू स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 1। सेक्शन 1 किसी भी एक्ट में सेक्शन 1 पता है क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स। पहला, एक्चुअली सेक्शन 1 का बेसिक मतलब होता है प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 इज प्रिलिमिनरी एंड इट कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 थिंग्स। 1 में 4 बातें आती है। टाइटल, वी कॉल इट शॉर्ट टाइटल। सेकेंड आता है कमेंसमेंट, एक्सटेंट एंड एप्लीकेबिलिटी। कोई भी एक्ट में सेक्शन 1 यही होगा, और कोई भी एक्ट में सेक्शन 2 जो होगा वो क्या होगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। सेक्शन 1 तो ये होगा, सेक्शन 2 सबको पता ही है। किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 क्या होगा? इट ओनली कंसिस्ट ऑफ 1 थिंग। सेक्शन 2 में सिर्फ एक ही चीज भरी होती है। यस, क्या भरी होती है? क्या भरी होती है? डेफिनेशंस। ठीक है ना? सब लोग अपना वीडियो रिफ्रेश कर लीजिए, सो दैट अगर आपको लेट आ रहा होगा ये वीडियो तो आपको रिफ्रेश कर लो, क्योंकि ये वीडियो तुरंत डिलीवर होता है। ठीक है ना? सो यस, डेफिनेशन। किसी भी एक्ट में सेक्शन 2 हैज बेसिकली डेफिनेशंस एंड सेक्शन 1 इज प्रिलिमिनरी। सेक्शन 1 इज प्रिलिमिनरी, सेक्शन 1 प्रिलिमिनरी, सेक्शन 2 डेफिनेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 1 एंड 2 ये 2 सेक्शन होते हैं, और फिर चालू होता है सही में एक्ट। कोई भी एक्ट शुरू होता है सेक्शन नंबर 3 से। तो हमारे इसमें पढ़ेंगे हम लोग इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनती कैसे है, सेक्शन नंबर 3 से लेकर 22 तक के। सेक्शन 3 to 22 विल टॉक अबाउट द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन। अच्छा सर, कंपनी बन गई, अब सर कंपनी बनने के बाद क्या होगा? सर पैसा लगेगा, क्योंकि कंपनी बनने के बाद काम करने चाहिए पैसा बोला तो सर क्या इशू करना पड़ेगा आपको? प्रॉस्पेक्टस। क्योंकि पैसा ऐसे नहीं आएगा ना, पैसे के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कंपनी को? दे नीड टू इशू द प्रॉस्पेक्टस, जिसके थ्रू लोग क्या करेंगे? उसको अप्लाई करेंगे, फिर आपको शेयर्स क्या किए जाएंगे? अलॉट किए जाएंगे। और जब अलॉट हो जाएंगे तो फिर आपको क्या पढ़ने मिलेगा? शेयर कैपिटल। और पता चाहिए तो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप डिबेंचर लोगे, ये डिपॉजिट लोगे, मुझे बताओ, अगर आप डिबेंचर लिया, बैंक से लोन लिया, तो क्या बैंक आपको लोन ऐसे दे देगा? नहीं सर, बैंक आपसे लेगा गिरवी में क्या? कोई प्रॉपर्टी, कोई असेट गिरवी करवाएगा, लैंड गिरवी करवाएगा, बिल्डिंग गिरवी, कुछ तो करवाएगा गिरवी। दैट गिरवी इन इंग्लिश इज कॉल्ड एज चार्ज। मतलब बैंक का क्या होगा? आपकी प्रॉपर्टी पर चार्ज होगा, जिसका नाम है चार्जेस चैप्टर। हम लोग वो कवर करेंगे, हम लोग वो चैप्टर कवर करेंगे लाइक दिस। फिर कंपनी का मैनेजमेंट पूरा, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं मीटिंग्स को लेकर के, बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। फिर कंपनी क्या बांटेगी लोगों को? जब लोगों से पैसा लेगी तो लोगों को क्या बांटेगी सर कंपनी? वो बांटेगी डिविडेंड। पता है तो ठीक, नहीं पता तो कोई चिंता नहीं है, डिविडेंड बांटेगी। फिर कंपनी क्या बनेगी? हर साल अकाउंट्स बनेंगे। आज एजीएम में क्या हुआ? इफ यू सी द रिलायंस एजीएम, आज एजीएम होती रिलायंस की, उस एजीएम में उन्होंने क्या प्रेजेंट किया मेंबर्स को? अकाउंट्स, कि कंपनी कितने प्रॉफिट में है, कंपनी को कितना लॉस हुआ, सब कुछ बताते हैं वो लोग, अकाउंट्स ऑफ कंपनी। तो ये सब बातें यहाँ पे की जाती है। ठीक है ना? ये रुद्रा मॉर्गेज ही बोलते हैं, पर मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं। जब हम गिरवी करते हैं लैंड को, बिल्डिंग को, मशीनरी को, मतलब टू बी वेरी प्रिसाइज फिक्स एसेट को, हम लोग क्या करते हैं? उसको मॉर्गेज करते हैं। बट जब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गोल्ड देते हैं। आपने सुना होगा मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, वहां पे गोल्ड देते हैं। तो गोल्ड कभी मॉर्गेज नहीं होता सर, गोल्ड क्या होता है? प्लेज। शेयर्स क्या करते हैं? हमेशा हम लोग प्लेज करते हैं, बराबर। शेयर्स होती है प्लेज, गोल्ड होता है प्लेज, बट लैंड और बिल्डिंग क्या होती है सर? वो होती है मॉर्गेज। तो इसलिए मैंने ना मॉर्गेज बोला ना मैंने प्लेज बोला, मैंने बोला टोटलिटी में क्या बोला? मैंने टोटलिटी में चार्ज। चार्ज का मतलब होता है किसी बंदे का किसी की प्रॉपर्टी में क्या होना? हक होना, किसी के प्रॉपर्टी में हक होना। इवन आई विल गिव एग्जांपल, लेट्स से किसी हस्बैंड और वाइफ का, एक कपल का डिवोर्स हो रहा है, एक हस्बैंड और वाइफ का डिवोर्स हो रहा है। अब उस डिवोर्स पे क्या होता है पता है आपको? कि नॉर्मल ऐसा होता है, हमारे कंट्री में ऐसा रूल है कि वाइफ क्या मांगती है अपने हस्बैंड से? एल्यूमनी, ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटेनेंस मनी। एल्यूमनी मांगती है कि सर हर महीने मेरा हस्बैंड मुझे क्या करेगा? 15,000 20,000 जो भी अमाउंट होगी वो दिया करेगा।
और कोर्ट ने ऑर्डर दिया ये वाला, और अगर कोर्ट अगर ये ऑर्डर देता है और अगर हस्बैंड अगर हर महीने अपनी वाइफ को एलिमनी देता नहीं है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेंटेनेंस मनी, तो ऐसे में वाइफ का क्या है, हस्बैंड के प्रॉपर्टी पर चार्ज है। मुझे बताइए, क्या हस्बैंड ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी वाइफ को? नहीं। क्या हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे हाइपोथिकेट करी? नहीं। क्या हस्बैंड ने प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पर प्लेज करी? नहीं। बट फिर भी वाइफ का हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे क्या है, चार्ज है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। चार्ज का मतलब होता है किसी के प्रॉपर्टी पे क्या होना, हक होना, अधिकार होना। और जब आप बैंक में प्रॉपर्टी गिरवी करते हो तो बैंक का उस प्रॉपर्टी पे क्या होता है, चार्ज होता है, हक होता है। मुझे हक है, तो हक होता है। बैंक गाना गाती है वाला कि मुझे हक है तुम्हारी प्रॉपर्टी को बेचकर पैसा निकालने। अगर तुमने लोन रिपे नहीं किया तो, अगर बैंक को लोन रिपे नहीं किया तो, विच हैपेंड इन द केस ऑफ विजय माल्या, ठीक है, विजय माल्या, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो देन दिस इज व्हाट इज एग्जांपल ऑफ दैट। तो ऐसे करके हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, एज पर सेक्शंस हम लोग बहुत सारी बातें कवर करने वाले, ठीक है ना। चलिए, सो व्हेन बिफोर स्टार्टिंग कंपनीज एक्ट, लेट मी टेल यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन नंबर 1। आज हम लोग सेक्शन नंबर 1 पढ़ते अच्छे से पहले, ठीक है। आज हम सेक्शन नंबर 1 कवर करना चाहेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है और मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा सेक्शन नंबर 1। आई विल टीच यू वेरी ब्यूटीफुली सेक्शन नंबर 1। नेक्स्ट 15 मिनट ध्यान दीजिएगा सेक्शन नंबर 1 पे, ठीक है ना। कोई भी कंपनी एक्ट का, मैंने बोला कंपनी एक्ट हो, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन नंबर 1 में सबसे पहले क्या आता है, प्रिलिमिनरी विच कंसिस्ट ऑफ 4 थिंग्स। सेक्शन नंबर 1, ठीक है, सेक्शन 1 क्लॉज 1, 2, 3 और 4, 4 बातें आएंगी, ठीक है ना। सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 1 में क्या आता है, सबसे पहले इट टॉक्स अबाउट द टाइटल, ठीक है, सबसे पहले आता है टाइटल, ठीक है। लेट मी राइट हियर टाइटल। सेक्शन नंबर 2 में, अच्छा जूम करूं मैं, एक मिनट, लेट मी जूम इट सो दैट आप इसको पढ़ अच्छे से पाएंगे, ठीक है, देखिए अच्छे से। हाँ जी, सेक्शन नंबर 1 पहले आता है टाइटल। सेक्शन नंबर 2 में आता है एक्सटेंट। सेक्शन नंबर 3 में आता है कमेंसमेंट, एंड 4th में आता है अप्लीकेबिलिटी। टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, अप्लीकेबिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वन मोर टाइम, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, अप्लीकेबिलिटी, ठीक है। इसको ढंग से पढ़ते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, अपने तरीके से पढ़ते हैं। सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा बच्चों, टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, टाइटल। सर क्या टाइटल है हमारे एक्ट का, तो लॉ बोलते सर हमारा नाम है कंपनीज एक्ट 2013। ये मैंने नहीं बोला सर, किसने बोला है, बकायदा बैरक ने बोला। क्या बोला है, द एक्ट में बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट 2013। एक्ट विल बी कॉल्ड एज कंपनीज एक्ट। टाइटल ये है, प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ बोलते हैं, है ना। प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनी लॉ। बट इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है टाइटल में कंपनीज एक्ट 2013। द नेम इज कंपनीज एक्ट 2013। वी कॉल इट पेट नेम, बोलते हैं ना पेट नेम। पेट नेम क्या है इसका, कंपनीज एक्ट का पेट नेम क्या है, कंपनी लॉ, है ना। जैसे एग्जांपल अपन मस्ती के एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से रौनक का, है ना, रौनक एग्जांपल लेते हैं। अब रौनक के एग्जांपल लेते हैं, रौनक को रौनक की मम्मी क्या बोलती है, रौनक को रौनक की मम्मी क्या बोलती है घर पे, बताइए। रौनक को रौनक की मम्मी घर पे क्या बोलती है, क्या बोलती है रौनक की मम्मी, मेरा राजा बेटा, है ना, मेरा अच्छा बेटा, ऐसे बोलती है। पापा क्या बोलते हैं, अबे गधे इधर आ, अबे मूर्ख इधर आ, दिन भर पड़े रहता है, नालायक, है ना, गधा, नालायक, पापा बोलते हैं। मम्मी बोलती है राजा बेटा, मेरा सोना बेटा, मम्मी बोलती है। बट उसका नाम तो सही में रौनक चौहान है ना। तो वैसी वाली बात होगी कि सर हमारे एक्ट का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2013। प्यार से हम लोग क्या बोल देते हैं, कंपनीज एक्ट की जगह पे कंपनी लॉ। आर यू गेटिंग अ पॉइंट, प्यार से बोलते हैं सर। चलिए तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप लोग कि सर ये कंपनीज एक्ट, कंपनी लॉ कुछ नहीं है, कंपनी लॉ सिर्फ नाम होता है, ठीक है ना, ऐसे ही। चलिए दूसरा एक्सटेंट। सर कहाँ एक्सटेंट है सर ये, तो ये एक्सटेंट है पूरे होल ऑफ इंडिया में, होल ऑफ इंडिया,
पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है ये एक्ट, सिर्फ जम्मू कश्मीर में एक्सेप्ट ऐसा अगर कुछ नहीं है। जबकि आप देखे होंगे ना, तो अगर आपने पढ़ा होगा कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई होप यू हैव हर्ड अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो सुना होगा आपने पहले की ये एक्ट में क्या लिखा जाता था कि दैट एक्ट विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। बट अब ऐसा नहीं लिखते, अब क्या लिखते हैं हम लोग, दिट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया। क्योंकि सर यहाँ पे जम्मू कश्मीर को भी हम लोग क्या मानते हैं अभी पता है आपको, यूनियन टेरिटरी मानते हैं, अलग सा ही हो गया ये। तो अब पहले 370 आर्टिकल हुआ करता था, तो अब तो टेंशन नहीं, अब तो ये एप्लीकेबल है किसको, होल ऑफ इंडिया को। अर्लियर ऑल्सो इट वॉज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। तो ये हम लोग बात कर रहे थे टाइटल के बारे में, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अभी इतना काफी नहीं है, एक और बात सुन लो अच्छे से। अगर मैं आपको बात करूं, अच्छा मुझे ऐसे तो मैप बनाना आता नहीं है, बट लेट्स ट्राई, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है, जज मत करना है मेरे डायग्राम को देख करके मेरे देशभक्ति पे, पैट्रियोटिज्म पे शक मत करना। तो ये इंडिया है, ऐसे कुछ तो भी इंडिया है, ठीक है ना। डोंट टेक इन अ लिटरल सेंस, बस समझिए बात को, है ना। चलिए, इंडिया है, थोड़ा सा अच्छे सा बन गया, जितना बना उतना बना, ये इंडिया है। अब इसका जो लोअर पार्ट है ये वाला ये है वाटर से घिरा हुआ, ये पूरा है वाटर मास यहां पे। और जो ये एरिया है पूरा ये वाला, ठीक है ना। लेट मी चेंज द पेन कलर ऑल्सो सो दैट आप ढंग से देख पाए। ये जो एरिया है ये वाला, ये आता है लैंड से, ठीक है ना। अरे भाई ये देखो ना सर आप तो इस्लामाबाद पहुंचे, चेतन शर्मा नालायक दुश्मन है उधर, चलता है कोई बात नहीं है, ठोक के आएंगे, सीधे जाएंगे तो ठोक के आएंगे, ऐसे वापस नहीं आएंगे, ठीक है ना। एनीवेज, तो ये लैंड मास है पूरा, ठीक है ना, ये लैंड मास है हमारा। जो नॉर्थ का एरिया पूरा आता है यहाँ पे, ये वाला, ये पूरा लैंड से घिरा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है ये पूरा वाटर से घिरा हुआ है, कौन सा वाला, दिस वन, मानते इस बात को, ठीक है। ये पानी से घिरा हुआ है। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, मैं जो बोलना चाहता हूँ, ये सब तो हो गया मस्ती मजा डायग्राम वगैरह, ठीक है। अब नाउ कम बैक टू द मेन टॉपिक। नाउ मेन टॉपिक ये है सर, लैंड में हमारी कंट्री कहाँ है, ठीक है। लैंड में हमारी कंट्री कहाँ है बताइए, है ना। मतलब मैं अगर बात करूँ किसकी, मैं अगर बात करूँ, आपने देखा होगा वो मूवी बजरंगी भाईजान, या यू हैव सीन सो मच मूवीज, यू हैव सीन दैट एड ऑफ फॉग। देखा आपने वो एड, फॉग वाली, स्टार्टिंग वाली एड, कि इंडिया में क्या चल रहा था, बोलते फॉग चल रहा है, तो दे आर स्टैंडिंग ऑन द LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा मुझे बताओ, यहां पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो विजिबल है? यस सर विजिबल है। कहां पर? लैंड वाले एरिया में विजिबल है। इधर में सर अक्साई चीन जानते हैं आप लोग, अक्साई चीन, इधर लाइन ऑफ कंट्रोल POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो यहां आ जाता है। इधर में ये भी है, नेपाल भी आ जाता है हमारे बाउंड्री में, ये सब जानते ही आप, ठीक है ना। इधर बांग्लादेश वगैरह है, तो ठीक है। यहां पर सर ऊपर का जो एरिया है वहां पे लैंड को गिनना आसान है। तो वो देखा होगा भाईजान मूवी में, कहां से आया, बोले तारुंग नीचे से आया, तारुंग नीचे से, तो वो बाउंड्री दिखती, सब दिखता है। सर व्हाट अबाउट वाटर, पानी में कैसे गिनोगे आप? पानी में लैंड को कैसे गिनते हो? पानी में लैंड को कैसे गिनते हो? ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। इसलिए आपको सबको पता होगा, शायद आपने सुना होगा अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ 200 नॉटिकल माइल। सुनना अच्छे से, जिसको नहीं पता ध्यान से सुनना, NM 200 नॉटिकल माइल, सी बेस से, सतह से, शी शोर से, जो सी शोर होता है हमारा जो समुद्र का किनारा होता है, उस किनारे से 200 नॉटिकल माइल। अच्छा इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर दूं अगर, तो यहां से अगर हम बोले, अबे तेरी तो पूरा इंडिया गायब हो गया, अरे रुक रुक रुक, हाँ वापस आ गया, सॉरी डर ही गया था मैं तो, इंडिया गायब हो गया था, ठीक है ना। हाँ चलो, एनीवेज चलो वापस आते हैं। हाँ तो हम बात कर रहे थे किसकी, ये वाली, यहां से मैं अगर बोलूं 200 नॉटिकल माइल, इतने 2 में से जो ये 12 नॉटिकल माइल है, कितना, 12 नॉटिकल माइल, सुनना अच्छे से, ये जो 12 नॉटिकल माइल है, 12 NM, 12 नॉटिकल माइल ये, और यहां से 188 नॉटिकल माइल। सब लोग ध्यान सुनना अच्छे से, जो लोगों को नहीं मालूम ध्यान सुनिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं, हाँ जी, और मैं भी बाजू हो जाता हूं, सो दैट आप लोगों को मेरा थोबड़ा देखने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दें, हाँ जी। तो सी पेस से, ये हमारा समुद्र किनारा है, यहां से 200 नॉटिकल माइल, क्या बोलते हैं हम लोग पता है आपको, हम लोग बोलते हैं इसको एक्सक्लूसिव इंडियन वाटर, एक्सक्लूसिव इंडियन वाटर, ठीक है।
ये है हमारा एक्सक्लूसिव इंडियन वाटर, जबकि ये जो है ये है इंडियन वाटर। सर बोलने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस 12 नॉटिकल माइल में, है ना, मैं इसको ग्रीन कैसे करता हूं, ये जो 12 नॉटिकल माइल है ये हमारा एक्सक्लूसिव इंडियन वाटर, मतलब यहां पर किसी और कंट्री की शिप भी नहीं आ सकती। और यहां पे जो एक्सट्रैक्शन होगा ना, जो समुद्र से हम लोग क्या निकालते हैं, हीरे मोती निकाल लेते हैं हम लोग, कई बारी हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिशिंग करते हैं, ये सब कौन कर सकता है? सिर्फ इंडियन लोग कर सकते हैं यहां पर। और सर ये फ्री वाटर है, फ्री वाटर का मतलब, सॉरी ये इंडियन वाटर, यहां पे क्या होता है, यहां पर बाकी कंट्रियों की जो शिप होती है, शिप, यहां पे बाकी कंट्रियों की जो शिप होती है ना, ये शिप बना, ये बना, तो ये शिप होती है, ये शिप क्या कर सकती है? सेल कर सकती है। कहां पर? इस वाटर पे सेल कर सकती है, बट ये विदाउट परमिशन यहां नहीं आ सकती। अगर यहां आई तो वी हैव पावर, नेवी को पावर है कि बॉम्ब से उड़ा सकते हैं, इतनी पावर है, ठीक है। तो बात क्या चल रही है अपनी? आपको डायग्राम बनाने का मेरा मुद्दा नहीं था, मुझे मेरा मोटा अपना टॉपिक डायग्राम, अपना टॉपिक ये बताने का है कि जो 12 + 8 188 मतलब कितना हो गया सर? 200 नॉटिकल माइल जो है ये हमारा इंडियन वाटर है और ये इंडिया है। क्योंकि सर आप बोलेंगे सर ये सब का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि कंपनी एक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, और कंपनी कहां एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। बात समझिएगा। आप में से कई लोग बोलेंगे तुषार सर बोर मार रहे हैं, क्या फालतू बात कर रहे हैं? फालतू बात मैं एक भी नहीं करता हूं, फालतू बात मैं एक भी नहीं करता हूं। यहां पर जो 200 नॉटिकल माइल आप देख रहे हो, इस पूरे नॉटिकल माइल में जो भी बिजनेस होगा ये इंडिया कहलाएगा, ये इंडिया कहलाएगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे, कौन सी वाली बात कर रहे थे हम लोग? सर यह किसको अप्लीकेबल है? यह अप्लीकेबल है होल ऑफ इंडिया को, होल ऑफ इंडिया, होल ऑफ इंडिया। और जब होल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो होल ऑफ इंडिया में ऊपर का जो लैंड है, ऊपर का जो लैंड है ये वाला, इंडिया के जो ऊपर का जो हिस्सा था, यहां का तो इंडिया पता सबको चल जाता है। एक बच्चा बता देगा सर कि यहां पे इंडिया कहां होता है, सबको पता है, वो हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल सबको पता है, हमारा बैरिकेड सबको समझता है। बट व्हाट अबाउट सर वाटर? वाटर में क्या लगता है लोगों को? वाटर में क्या लगता है लोगों को? वाटर में कहां होगा मालूम पड़ा? गोवा गए तो आधे लोगों को तो ये लगता होगा, अभी बताओ, यहाँ पे कई सारे 250 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, 250 बच्चे, मालूम पड़ा गोवा गए और लोगों को लगता है इंडिया कहां तक है? तो इंडिया कहां तक है? तो पानी तक के, पानी अंदर गए तो वहां तक कहां गए? हा, फॉरेन जाके आगे बोले, थोड़ा सा अंदर गए बोले तो फॉरेन जाके आगे बोले हम लोग, है ना। इंडिया कहां तक है बोले तो गोवा के बॉर्डर तक के है, वो पानी में घुसे, थोड़ा अंदर जाके थोड़ा सा घूम के आ गए, तैरते तैरते, हा, फॉरेन जाके आगे बोले, विदाउट पासपोर्ट फॉरेन जाके आ गए। पगला गए हो? ऐसे फॉरेन पहुंचोगे? नहीं, वो फॉरेन थोड़ी है भैया। गोवा के बॉर्डर से या केरला के बॉर्डर से या कहीं के बॉर्डर से अगर आप बात करें, चेन्नई के बीच से, कहीं के बीच की बात करो अगर आप, वो बीच से आपको क्या करना है? 200 नॉटिकल माइल। अब आप पूछेंगे सर व्हाट इज नॉटिकल माइल? अब आप बोलेंगे सर नॉटिकल माइल क्या होता है? भाई देखो, रास्ते को हम लोग किसमें गिनते हैं? माइल में, ये किलोमीटर में गिनते हैं। वैसे पानी को गिनने के लिए क्या बनाया गया है? मेजरमेंट बनाया गया। यस, चंद्री मां पूछने वाली थी तो मैंने उसके पहले आंसर दे दिया, है ना। क्या बता दिया मैंने आपको कि अगर लैंड को हम लोग किसमें गिनते हैं? हम वी काउंट रोड या लैंड मास विद द किलोमीटर या मीटर, किलोमीटर ऐसे गिनते हैं हम लोग, बराबर। किसको? लैंड को गिनते हैं हम लोग, लैंड को हम लोग गिनते हैं, एक मिनट, हाँ, तो लैंड को हम लोग गिनते किसमें? किलोमीटर में। इस समय गिनते हैं मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, ऐसे गिनते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसे गिनते हैं हम लोग रास्ते को। बट वाटर गिनने के लिए क्या बनाया गया है? नॉटिकल माइल बनाया गया है, ठीक है, नॉटिकल माइल बनाया गया, ठीक है ना। चलिए, सागर बोलते सर वहां पे पानी के अंदर कंपनी कैसे बनाएंगे? कंपनी सर लैंड में रहेंगी, बट पानी के अंदर में हम लोग एक्स्ट्रा करते हैं। सर वो हमारा बिजनेस एरिया हो गया, हमारी फैक्ट्री वो होगी, हमारा बिजनेस का एरिया वो हो गया, हमारा प्रोफेशन वहां से आता है। और अगर ऐसा है तो सर हमारे लिए वो रेवेन्यू जनरेटिंग है। तो कंपनी वहां पे नहीं बन रही है, कंपनी सर तो लैंड पे ही होगी ऑब्वियसली, लेकिन हमारा जो बिजनेस का जो एरिया है वो कहाँ? यस, क्रूड ऑयल, जैसे क्रूड ऑयल, तो ये सब बातें वहां पे आएगी, राइट। परफेक्ट, आ रहे? मजा समझ में आ गया? तो ये जो इंडिया देखने का आपको मौका मिला मेरे थ्रू, आई होप यू हैव सीन दिस ब्यूटीफुल इंडिया, अतिथि देवो भव, है ना। हमारा जो कल्चर है वो आपने देख लिया मेरे साथ इंडिया के मैप में। बट खैर मजा आएगा आपको इंडिया देख करके। एनीवेज, तो सेक्शन नंबर 2 ये हो गया। सेक्शन नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग है।
मैं अगर आपसे पूछूं कि सर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया था, तो आप बोलेंगे फट से सर 1 सितंबर 1872, 1 सितंबर 1872। सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब आया था? वो आया था सर, मुझे याद है अच्छे से, 1 अक्टूबर 19, अरे यार नहीं 1 अक्टूबर सॉरी 1 जुलाई 1930। सो व्हेन द पार्टनरशिप एक्ट केम इनटू फोर्स, पार्टनरशिप एक्ट सर 1 अक्टूबर 2000, अरे 2000 नहीं सॉरी 1932। अच्छा व्हेन द जीएसटी केम, अब ये बताओ, सब लोग बता सकते हैं जीएसटी के बारे में, जीएसटी एक्ट कब आया बताइए, जीएसटी एक्ट कब आया? हाँ जी, जीएसटी एक्ट कब आया है ना, बाकी सब तो बता दिया कितने अच्छे से आपने। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड ऑफ यू गाइस, प्राउड ऑफ यू गाइस। 1 जुलाई 2017, अभी कुछ दिन पहले तुमने जीएसटी डे मनाया, 1 जुलाई 2017। ये कौन है रे भाई 17 जुलाई वाले? ठीक है ना, फर्स्ट। अच्छा तो सर आप पढ़ा क्या रहे हो? पढ़ा मैं ये रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेट है, सेल ऑफ गुड्स का डेट है, इसका डेट है, इसका डेट है। सर वैसे ही कंपनी का भी डेट होगा? हाँ सर 2013 नहीं है, वी डो नॉट हैव द डेट ऑफ कंपनी लॉ। सुनिएगा अच्छे से, यहां पे क्या बोला गया ध्यान सुनिएगा, वी डो नॉट हैव अ एक्चुअल डेट ऑफ कंपनी लॉ। बताओ क्यों? सुनिए, दिस सेक्शन, सेक्शन नंबर 1 का जो सब सेक्शन, सब क्लॉज 3 है, वो क्या बोलता है? 1 का जो 3 वो क्या बोलता है? दिस सेक्शन मतलब कौन सा? सेक्शन नंबर 1 विल कम इनटू फोर्स एट वंस, एट वंस मतलब ये एक ही बार आएगा जिंदगी में। मतलब सर सेक्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट आ सकता है क्या? आ सकता है। सेक्शन नंबर 2 में अमेंडमेंट आ सकता है क्या? आ सकता है। 3 में आ सकता है, 4 में, 5 में, किसी भी आ सकता है, बट सेक्शन नंबर 1 एक ही बार आएगा लाइफ में, पहली बार। और रिमेनिंग जो प्रोविजंस है, मतलब सेक्शन 2, 3, 4, 5, 6 ब्ला ब्ला ब्ला, विल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। और मैं आपको बताऊं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शन नोटिफाई किए थे 12 सितंबर को, फिर कुछ किए थे 2014 में, कुछ किए 2016 में, कुछ किए 2018 में, 19 में, और यहां तक के आज तक के, ये आपको मैंने बताया भी था अच्छे से, कहा गया मैंने नोट्स, ये रहा, आज तक के, कम टू दिस लाइन, आज तक के एक सेक्शन अभी भी आना बाकी है, अभी भी आना बाकी है, आज भी ये सेक्शन आना बाकी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, हर सेक्शन अलग अलग डेट पर आया है। सो वी डू नॉट हैव अ फाइनल डेट फॉर कंपनी लॉ। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्राउडली बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं प्राउडली? 1 सितंबर 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1 जुलाई 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1 अक्टूबर 1932, जीएसटी सर 1 जुलाई 2017, बट यू डोंट हैव अ डेट फॉर कंपनीज एक्ट। आई कैन बेट यू नहीं मिलेगा आपको, ये आपका होमवर्क है, कल हम लोग वापस मिलने वाले हैं तब हम बात करेंगे, बट आपको डेट नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने अलग अलग डेट पर क्या किया है, सेक्शंस को नोटिफाई। हमने मतलब मैंने नहीं, मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग अलग डेट को क्या किया है, अलग अलग डेट पर नोटिफाई किया है। कुछ सेक्शंस आए थे, मतलब मुझे जहां तक पूरा अच्छे से तो डेट्स याद नहीं आ रही, लेकिन सबसे पहले सेक्शन 90 सेक्शन आए, 98 सेक्शंस, वो आए थे 12 सितंबर 2013 को। एक्ट कब पास हुआ हमारा? 29 अगस्त को। 30 अगस्त को कौन हाँ बोला? प्रेसिडेंट साहब। उसके कुछ दिनों बाद 98 सेक्शंस आए, फिर आए थे 183 सेक्शंस, वो आए थे 1 अप्रैल 2014 को। फिर 2016 सेम डेट पर हमारे कंट्री में एनसीएलटी लागू हुआ, एनसीएलटी लागू हुआ। ऐसा करते करते हमारे कंट्री में बहुत सारे लॉ बनते गए, और आज भी हमारे कंट्री में एक सेक्शन ऐसा है जो नोटिफाई नहीं हुआ है, आज भी नहीं हुआ है। इसलिए हमारे पास में एक भी सेक्शन नहीं, मतलब हमारे पास में वो डंके की चोट पे हम लोग नहीं बोल सकते कि 1 सितंबर 1 अक्टूबर ऐसे नहीं बोल सकते हम लोग। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। तो मुझे क्या लगता है बताने में, आई वुड हैव टॉट यू लाइक दिस, बट इफ समवन टेल्स यू लाइक दिस, वो रॉन्ग बताएगा आपको। आज तक के पूरे कंपनी एक्ट, अभी भी एक सेक्शन बाकी है, इफ यू गो एंड सी द बेयर एक्ट, आज भी एक सेक्शन नोटिफाई होना बाकी है।
अलग अलग डेट्स पर अलग अलग सेक्शंस नोटिफाई हुए हैं, ठीक है। तो वो करना क्या है, हमेशा ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि सर ये डेट हमारे पास आज तक की नहीं आई है, राइट। और फाइनल आंसर जो हम लोग कल पढ़ेंगे, जो आपको मैं होमवर्क देता हूं, दैट इज 4th नंबर पॉइंट, जिसका नाम है अप्लीकेबिलिटी। और यह किसको अप्लीकेबल है सर, ये एक्ट किसको अप्लीकेबल है, ये एक्ट अप्लीकेबल है 6 लोगों को, ये अप्लीकेबल है 6 लोगों को। सर कौन से सर, सबसे पहले अप्लीकेबल है कंपनीज को। कौन से कंपनी सर, जो इनकॉर्पोरेट हुई है इंडिया में, ओके सर। दूसरा, ये अप्लीकेबल है इंश्योरेंस कंपनीज को, ओके सर। तीसरा बताओ सर, बैंकिंग कंपनीज को, बैंकिंग कंपनीज को, ओके सर। चौथा बताओ सर, कंपनी विच आर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ओके सर, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। पांचवा बताओ सर, पांचवा है कौन सी कंपनी, वो सर कंपनी जो कि स्पेशल एक्ट में आती है, ओके सर, जैसे कि हमारा ICSI, ICAI, LIC, RBI, ये सब। और छठवा सर, वो नाम सच बॉडी कॉर्पोरेट या सच ऑर्गेनाइजेशन विच इज बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच विल बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर से बताता हूं, 6 लोग। कौन से 6 लोग, सबसे पहले तो वो कंपनियां जो कंपनी क्या हुई है इंडियन कंपनी एक्ट के मुताबिक, जैसे रिलायंस। बच्चे बताओ रिलायंस कौन से कैटेगरी में आएगी, रिलायंस, टाटा, भेल, NTPC, पार्ले, सिप्ला, ये सब किस में आएंगी सर, ये सब आएगी फर्स्ट कैटेगरी में। कौन से वाले सर, कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और प्रीवियस कंपनी लॉ। फिर सेकंड में आएंगे सारी कौन सी कंपनियां, IRDA वाली इंश्योरेंस कंपनियां। फिर थर्ड में कौन सी कंपनी आएगी, बैंकिंग। अभी खत्म नहीं कर रहा हूं, ये तो सबसे बड़ा टॉपिक है ये मैं आपको कल बताऊंगा अच्छे से। आई विल टीच यू एवरीथिंग टुमारो प्रॉपरली, ठीक है ना। आपसे सुन लो आज अच्छे से। तो पहली कंपनियां सारी जो इंडिया में बनी हुई है, दूसरी कौन सी कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियां, तीसरी कौन सी कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, चौथी कौन सी कंपनी सर, जो कंपनी किस पे काम करती है, इलेक्ट्रिसिटी में, पांचवी कौन सी कंपनी सर, जो स्पेशल एक्ट में आती है, स्पेशल प्रोविजंस में आती है, और लास्ट में कंपनी कौन सी सर, वो है बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताएगा। राइट गाइस, so this is all for today, but please understand we will cover this subsection 4, subclass 4 properly tomorrow. I am giving you the homework for this. Decode this today if you can do that. रात को अच्छी बातें करो ना, मैंने तो थोड़ा सा आपको सिखा दिया है, थोड़ा बहुत आपको टॉपिक समझा दिया है, थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें करो, किससे, कंपनी से ट्राई करो, गूगल करो, इतना करना है। रोज क्या करना है आपको, सुन लो अच्छे से, फाइनल 2-3 वर्ड्स रोज रात को 9 से 10:30 हम लोग कवर करेंगे। इनिशियल 4 डेज हम लोग कहाँ कवर करेंगे, यूट्यूब पे। फिर जो मेरे लेक्चर को सब्सक्राइब करेगा, सर सब्सक्राइब कैसे करना है सर, मेरी फीस है 5000 की, नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक मालूम होगी आपको, वो जाकर के आप बाय कर सकते हो, लेकिन अभी मत करो, पहले 2-4 दिन देख लीजिएगा, आप सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके बाद आप जाके कहाँ देख सकते हो मेरे लेक्चर्स को, मेरे प्राइवेट स्ट्रीमिंग पे, जहाँ पे मैं करवाऊंगा।